हेलो और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 2025 खत्म होने की कगार के ऊपर है और मुझे लगा कि 2025 का हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड एक अपडेट हो जाना चाहिए। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे 2025 को लेके हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आई है। अब मैं नॉर्मली हिस्ट्री करंट अफेयर्स का जो पूरा का पूरा अपडेट है वो प्रीलिम्स के पहले तो एक सीरीज के रूप में लेता ही हूँ, वहाँ तो आपको कवरेज मिलेगा ही, उसमें तो ऑलमोस्ट 4-5 सेशंस हमारे होते हैं। पर ये एक ईयरली अपडेट है। ईयरली अपडेट के अंदर इंपॉर्टेंट जो भी न्यूज़ है, जहां ऑलराउंडर के रूप में हमें ये देखना है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें आ सकती है, उसका हम लोग अपडेट देखेंगे। जनवरी से लेके जैसे कुंभ हुआ है और वहां से लेके आप रिसेंटली अगर आप देखोगे वंदे मातरम तक की डिबेट्स आपको देखने को मिल जाएगी। इन सबको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। प्लेसेस इन न्यूज़ होंगे इसके अंदर, अगर आप देखोगे तो पर्सनालिटीज़ आपको एक दो देखने को मिल जाएंगी, आर्किटेक्चर के रिलेटेड न्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे, और भी कुछ हिस्टोरिकल कंट्रोवर्सी हुई है कोई और प्लेस को लेके तो उसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। खैर, आपको इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगी, तो आप इसके अंदर कंटिन्यू रखिएगा। पूरी डिटेल की डिटेल आपको यहाँ की स्लाइड्स एज इट इज़ मिलेगी। बाय द वे, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हो तो आप PN लाइव कोड को यूज़ कर सकते हो। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के अंदर अभी 50% ऑफ चल रहा है और ये लिमिटेड पीरियड की ऑफर है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पे सेशंस कंडक्ट करा रहे हैं, मैं हिस्ट्री कल्चर करा रहा हूँ और हमारी साथ ही टीम जो है वो भी मल्टीपल सब्जेक्ट्स का कवरेज आपको दे रही है। 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 30 मंथ्स या 18 मंथ्स तक का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, जहाँ पे आपको एक्सटेंशन दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, 18 मंथ्स पे 3 मंथ्स, 30 मंथ्स पे 3 मंथ्स के आसपास का है। एंड अगर आप 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो यू गेट इट एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस इस 26,999। तो ज़रूर से इसका भागीदार बनिए, इसके अंदर पार्टिसिपेट कीजिए। हमारी बैची से आगाज, प्रारंभ, समिट जो इंग्लिश की बैच है उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपको प्रीलिम्स की पावर हाउस बैच हमने ऑलरेडी 25 दिसंबर से लॉन्च कर रहे हैं, तो आप इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हो। और ये बहुत ही फास्ट ट्रैक बैच है जहां प्रीलिम सेंटर आपको अप्रोच कराया जा रहा है। तो ये लास्ट बैच होगी हमारी, जो GS और CSET दोनों की कवरेज करा रहे हैं, तो इसके भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर दीजिए, आपको सब कुछ डिटेल्स मिल जाएगी। आपको यहाँ पे मेरे फ्री क्लासेस का भी एक्सेस मिलेगा, कोर्सेज का भी एक्सेस मिलेगा। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो और ये QR कोड है, इसको आप स्कैन कर दीजिएगा, सीधा सीधा आपको मेरी प्रोफाइल पे लैंड करा देगा। खैर, मुद्दे की बात के ऊपर चलते हैं कि भाई देखो, आर्ट एंड कल्चर के ऊपर से क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं। तो आर्किटेक्चर से आए हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो एक बार पूछ दिया था कि रामानुजाचार्य की स्टैचू अभी सरकार के द्वारा या प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था, तो रामानुजाचार्य की टीचिंग्स के बारे में बताइए। तो वैसे ही लिंगायत समुदाय है, उसके ऊपर आपको न्यूज़ चल रहा है। या आप देखने की कोशिश करोगे तो और भी विल सी की, जैसे मोहम्मद घोष हुआ करते थे, उनके ऊपर से हमें ये पता चल रहा है कि न्यूज़ चल रही है। तो बहुत सारे कंट्रोवर्सी उसके इर्द गिर्द आपको सवाल पूछने की शक्यता रहेगी। सोमनाथ टेम्पल के ऊपर एक सवाल आ गया था, उसी थीम के ऊपर अपन चलते हैं। अब देखिए, इंपॉर्टेंट न्यूज़ को प्लेसेस इन न्यूज़, आर्किटेक्चर की साइड्स, हिस्टोरिकल लोकेशंस है, कोई विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट से, पर्सनैलिटीज़ के ऊपर से, नॉर्मली इसी टॉपिक्स के इर्द गिर्द आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम इसके बैकवर्ड लिंकेजेस देखेंगे। बैकवर्ड लिंकेजेस क्यों देखेंगे? क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बैकवर्ड लिंकेजेस बेस के ऊपर ही आपको पूछे जाते हैं, राइट। अब देखिए, जैसे आप देखने की कोशिश करोगे तो 2025 का जो वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है सर, ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ के रूप में है, कल्चर के रूप में 2025 के कंटेक्स्ट में था, वो था कुंभ मेला। अब आप पूछोगे कि मास्टर कुंभ मेला तो कब का हो चुका है, अभी पढ़ने की आवश्यकता क्या है? तो देखिए, जनवरी का सबसे, मतलब इट वॉज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर 2025। और महाकुंभ आप सबको पता ही होगा सर, ठीक है, एवरी 12 ईयर्स महाकुंभ का रोटेशन होता रहता है। तो भारत के अंदर जो हिस्टोरिकल साइट्स है उसमें इस बार प्रयागराज के अंदर हुआ था। इसके सिवा आपको नासिक के अंदर, उज्जैन के अंदर भी होते हुए देखने को मिलेगा, राइट। अब मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा आपको इसके कंटेक्स्ट में ये देखने की आवश्यकता है कि भाई देखो, हर 12 साल के ऊपर ये महाकुंभ हो रहा है। ये पब्लिक गैदरिंग के रूप में था, ऑब्वियस है सर, ठीक है, एक कलेक्टिव एक्ट ऑफ फेथ के रूप में इनको कंसिडर किया जाता है। और खासियत ये है कि ये 4 जगह के ऊपर होता है। कहाँ कहाँ पे है सर? ठीक है, तो आपको इसकी लोकेशन क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एक बार सवाल आ गया था कि अजंता की जो रिवर है या अजंता की जो केव्स है वो कहाँ पे लोकेटेड है, राइट। इनफैक्ट पिछली बार ही अगर आप देखोगे 2025 के प्रीलिम्स में सवाल भी आया था कि उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है कि नहीं है सर, ठीक है, देयर वाज अ क्वेश्चन इन 2025 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो इसी के कंटेक्स्ट में आपको दिया गया, राइट। तो हरिद्वार में होता है, एक उत्तराखंड के अंदर है, गंगा नदी के किनारे, शिप्रा नदी के किनारे आपको उज्जैन के अंदर मिलेगा, नासिक में गोदावरी, और प्रयागराज जो संगम के रूप में आपको मिलता है, गंगा यमुना और एक सरस्वती का जो संगम है वहाँ पे। इस बार अभी जो हुआ है वो वी विल फाइंड कि हमें प्रयागराज के अंदर मिला था, और बड़ा सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये जो नक्षत्र मिल के आया था वो ऑलमोस्ट 12
144 ईयर्स के बाद इस तरह का नक्षत्र क्रिएट हुआ था, जिसकी मदद से यह हम लोग ये कह सकते हैं कि कुंभ की एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी इसके बाद बढ़ जाती है। तो पहले तो 4 लोकेशन आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ये प्लेनेटरी पोजीशन 144 साल के बाद आई थी, क्योंकि नॉर्मली ऐसी आती नहीं है, इसके लिए इसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महाकुंभ के रूप में कंसीडर किया गया है। कुंभ के अंदर आपको और क्या चीजें याद रखनी है सर, ठीक है, तो आपको और 2-4 चीजें याद रखनी है कि एक होता है महाकुंभ, जो एक बहुत सिग्निफिकेंट है। हर 12 साल के ऊपर जो कुंभ होता है उसको पूर्ण कुंभ के रूप में कहते हैं। इसको महाकुंभ क्यों कहते हैं, उसके पीछे का एक कारण ये भी था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो कुंभ हुआ था इसके कंटेक्स्ट में या इसके अंदर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो बहुत ही लंबे समय के बाद इसके जो नक्षत्र है प्लेनेटरी पोजीशन से वो निकल के आई थी। उसको पूर्ण कुंभ कहते हैं। 4-4 लोकेशंस के ऊपर हर 12 साल में होगा। कुछ जगह के ऊपर अर्ध कुंभ भी होते हैं, ये आपको पूछा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट अराउंड। अर्ध कुंभ का मतलब होता है 6 साल के बाद सर, ठीक है। तो आप देखोगे प्रयागराज और हरिद्वार 2 ऐसी जगह है वहां पे हमें अर्ध कुंभ भी देखने को मिलता है, मतलब आधा कुंभ है सर, ठीक है। तो अभी जैसे 2025 में हुआ है तो 6 साल के बाद एक और अर्ध कुंभ हमें देखने को मिलता है समवेयर इन 2030 के आसपास सर, ठीक है। एंड देन अगेन वी विल सी कि उसके जब 12 ईयर्स कंप्लीट होंगे तो ऑब्वियस है कि इट विल लीड टू वी विल सी कि 2031 के अंदर होगा, और उसके बाद फिर और 6 साल के बाद पूरा पूर्ण कुंभ की कहानी आपको मिलती रहेगी। दूसरी कहानी आपको कुंभ के बारे में पता हो जानी चाहिए कि कुंभ की स्टोरी क्या है सर, ठीक है। तो कुंभ के ऊपर मूल जाऊंगा नहीं मैं, बट वी विल फाइंड कि कुंभ की कहानी समुद्र मंथन के साथ जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन के अंदर ऐसा कहते हैं, पुराण के अंदर ये स्टोरी मेंशन की गई है। पुराण बेसिकली गुप्ता पीरियड में कंपोज किए गए थे, अगर आपको याद होगा तो सर, ठीक है, कि अमृत था वो एक तरह से कुंभ में एक घड़े के अंदर हुआ करता था, राइट, ओके। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो देव और जो असुर लोग थे सर, ठीक है, उनके बीच में उसको लेके एक द्वंद्व हुआ था। एंड वी विल कम टू नो कि जो डेमन्स हुआ करते थे, असुरास हुआ करते थे, उनके द्वारा वी विल फाइंड कि उसको टेक ओवर करने की कोशिश की गई, और फिर विष्णु जी मोहिनी का रूप धारण करते हैं, जिसके बेसिस के ऊपर से हमें मोहिनी अट्टम जो डांस देखने को मिलता है उसकी भी ओरिजिन भी यहाँ से ही आपको देखने को मिलती है। और कुंभ जो घड़ा हुआ करता था वो अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है। और उसमें से 4 नेक्टर यानी कि अमृत की जो बूंदे है वो 4 जगह के ऊपर गिरी। इसके लिए इस 4 लोकेशंस के ऊपर कुंभ हुआ है सर, ठीक है। तो इसके पीछे की आपको हिस्ट्री पता होनी जानी चाहिए। यू शुड नो द हिस्ट्री एंड द बैकग्राउंड टू इट, ओके, जिसे हम लोग कहते हैं बैकवर्ड लिंकेजेस के अंदर। और कुंभ शब्द है या कुंभ मेंशन है, ये लिटरेचर में भी किया गया है, मेंशन किया गया है। ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, इन सबों में आपको ये शब्द कुंभ देखने को मिलता रहेगा सर, ठीक है। तो क्यों ये 4 ही जगह है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के रूप में आपको इनडायरेक्टली यूपीएससी पूछ सकता है। व्हाई दिस 4 प्लेसेस, व्हाई नॉट सम अदर प्लेस, है ना, कोई और जगह के ऊपर क्यों नहीं है। उसके पीछे का भी कारण यही है, आपकी समुद्र मंथन की जो स्टोरी है ये आपको पुराण के अंदर आपको पूछ सकता है, क्योंकि पुराण के ऊपर ऑलरेडी सवाल आ चुका है कि भाई कब कंपोज किए गए थे, अंडरस्टूड दिस पार्ट। दूसरा, कुंभ के अंदर अगर आप देखोगे तो अखाड़े आते हैं बहुत सारे, आपने देखा होगा सर, ठीक है। जो भी अमृत स्नान होता है, जहाँ जो होली बात के लिए लोग, जो ऑस्पिशियस डेज होते हैं कुंभ के कुछ पूरे पूरे फेस्टिवल के दौर में ही सर, ठीक है, तो वी विल फाइंड कि उसमें अखाड़े आते हैं। अब इन अखाड़ों में हमें पता चलता है कि शिव अखाड़े भी है, वैष्णव अखाड़े भी है, उदासीन अखाड़े भी आपको देखने को मिलते हैं। अब आप पूछोगे उदासीन अखाड़े कहाँ से आए सर, ठीक है, तो देखिए गुरु नानक जो थे वो भक्ति संत के रूप में उन्होंने सिखी संप्रदाय की शुरुआत की थी। एंड वी विल फाइंड कि ये जो उदासीन अखाड़े हैं वो उनके साथ कहीं ना कहीं लिंकअप किए गए। कैसे पता चलते हैं सर, ठीक है, तो इनके फाउंडर हुआ करते थे चंद्रदेव जी। कौन थे? चंद्रदेव जी सर, नाम याद रखेगा। वो वन ऑफ द फर्स्ट गुरु जो थे, जो गुरु नानक हुआ करते थे, उनके बेटे हुआ करते थे, और उन्होंने उदासी महंत संप्रदाय की शुरुआत की थी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि इनकी भी एक वर्शिपिंग, मतलब ये भी एक कुंभ के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। वैष्णव अखाड़े जो विष्णु जी को मानते हैं, और शैव अखाड़े जो शिव जी को मानते हैं, वो भी कुंभ के अंदर बड़ी मात्रा में पार्टिसिपेट करेंगे। अब आपको अखाड़ा सिस्टम के ऊपर से बैकवर्ड लिंकेजेस से भी सवाल आ सकता है। यूपीएससी माइट आस्क यू इन डिफरेंट फॉर्म्स एज वेल सर, ठीक है। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अखाड़ा है तो वो है जूना अखाड़ा, क्योंकि ऐसे तो 50-100 अखाड़े हैं। अब जूना अखाड़ा क्यों है? क्योंकि इसको वी विल सी कि दशनामी संप्रदाय के साथ जोड़ा गया है, दशनामी जूना अखाड़ा के रूप में, और इसकी स्थापना की गई थी आदि शंकराचार्य के रूप में सर, ठीक है। आदि शंकराचार्य अगर आपको पता होगा तो 9th सेंचुरी से निकल के आए थे। कहाँ से बिलोंग करते थे? केरला में। कहाँ पे आए हैं? केलादी करके एक जगह है, वहां से बिलोंग करते हैं, राइट। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आदि शंकराचार्य अपना संसार बहुत ही यंग एज में उन्होंने छोड़ दिया, और उसके बाद शास्त्रार्थ करते करते अलग अलग जगह के ऊपर वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, और फिर उन्होंने 4 मठों की स्थापना की, राइट, ओके। तो एक दक्षिण भारत के अंदर आपको श्रृंगेरी देखने को मिलता है, द्वारिका मिलता है, जगन्नाथपुरी और बद्रीनाथ, ये 4 जगह के ऊपर मठों की स्थापना की। और साथों के साथों इन्होंने ही वी विल सी कि जितने भी पुराने अखाड़े थे, 10 अलग अलग अखाड़े थे, उन सबको एक किया।
और उसमें से बना 10 नामी अखाड़ा सर, ठीक है, 10 नेम्स वाले डिफरेंट डिफरेंट अखाड़े हैं। आदि शंकराचार्य को वी विल सी कि हम लोग अद्वैत दर्शन के लिए भी जानते हैं। अद्वैत दर्शन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा दर्शन है जहां ये कहते हैं कि ब्रह्म और आत्मन जो है वो दोनों के दोनों एक है सर, ठीक है, यानी कि क्रिएटर और क्रिएशन के बीच में कोई फर्क नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द क्रिएटर एंड द क्रिएशन, बिकॉज द क्रिएटर रिसाइड्स इन ईच एंड एवरी क्रिएशन। आप मनुष्य के रूप में एग्जिस्ट करते हो, आप क्रिएशन के रूप में हो, बट आपकी जो एग्जिस्टेंस है उसके पीछे लॉर्ड है, ईश्वर है एक तरह से सर, ठीक है, एक ऐसी ताकत है जिनको ब्रह्म के रूप में उनके द्वारा कहा गया है। इसके लिए आदि शंकराचार्य कहते हैं कि संसार पूरी की पूरी माया है, जगत मिथ्यम ब्रह्म सत्यम सर, ठीक है, कि जगत जो है वो पूरी की पूरी माया है, मिथ्या के रूप में है, और ब्रह्म ही अल्टीमेट रियलिटी है। ये भी आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा किया गया है। ये 10 अखाड़े हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको अखाड़ों से सीधा सीधा सवाल आएगा सर, ठीक है, पर आपको ईयरली अपडेट के रूप में क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा अपडेट आपको यहाँ से आने की शक्यता रहेगी, जो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रयागराज। क्यों? क्योंकि प्रयागराज को अगर आप इतिहास के रूप में देखने की कोशिश करोगे तो बहुत ही हिस्टोरिकल सेंटर रहा है इंडियन हिस्ट्री के केस में भी, और यूपीएससी वहाँ से पूछने की शक्यता ज़्यादा रहेगी कि वो बैकवर्ड लिंकेजेस के अंदर से सवाल पूछे कि प्रयागराज की हिस्ट्री के बारे में बताया, किन किन शासकों ने वहाँ पे शासन किया है, कुछ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स आपको वहाँ से मिले हैं कि नहीं मिले हैं सर, ठीक है। तो अगर आप हिस्ट्री के केस में देखने की कोशिश करोगे प्रयागराज के अंदर, तो सबसे पहले आपको ये देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ वत्स महाजनपदा। तो वत्स करके एक महाजनपद आपको देखने को मिलता है, जो प्रयागराज का सबसे ओरिजिन पॉइंट था या टिपिंग पॉइंट के रूप में हम लोग कहते हैं सर, ठीक है। कैपिटल इसका कौशंबी हुआ करता था, द कैपिटल प्लेस वाज कौशंबी अराउंड सर, ठीक है। एंड वी विल फाइंड कि यहाँ से ही ये प्रयागराज सिटी का हमको हिस्टोरिकल मेंशन देखने को मिलता है। फिर अशोक ने अपना पिलर यहाँ पे डाला सर, ठीक है, इसको स्कीजम अडिक के रूप में भी कहते हैं, और अशोक ने भी मैसेज डाला था इसमें। इनफैक्ट अशोक की क्वीन जो थी उसका भी आपको एडिक के रूप में यहाँ पे मिलेगा। फिर इसी पिलर के ऊपर समुद्रगुप्त ने मैसेज दिलवाया, प्रयाग प्रशस्ति के रूप में कहते हैं, जो हरिसेन के द्वारा लिखा गया था, अगर आपको याद होगा तो सर, ठीक है। हरिसेन क्यों? क्योंकि हरिसेन उनका कोर्ट पोएट हुआ करता था जिसने इसके बारे में मेंशन किया सर, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ह्यूएन जैसे लोग यहाँ पे गए हैं, एंड वी विल सी कि इसी को ही हर्षवर्धन जो है एक परिषद के रूप में ऑर्गेनाइज करता है, जिसे हम लोग कहते हैं महामोक्ष परिषद। ये वो परिषद थी जहां पे हर्षवर्धन ने अपनी सब चीजें चैरिटी के रूप में दे दी थी। तो आपको प्रयागराज के कंटेक्स्ट में पूछा जाता है, ह्यूएन ने इसके बारे में मेंशन किया है। और अकबर जो था फिर यहाँ पे एक फोर्ट बनाता है सलीम अपने बेटे के लिए, सलीम का मतलब जहांगीर है सर, ठीक है। और वहां से ही इस शहर का नाम इलाहाबाद के रूप में, जो इसी के आउटस्कर्ट के अंदर निकल के आया। और जहांगीर जो सलीम के रूप में था, मतलब एक टाइम के ऊपर उसका नाम सलीम था, बाद में जहांगीर के रूप में निकल के आया। जहांगीर जब यहाँ पे गवर्नर के रूप में था इलाहाबाद में, तो उसने भी अपना जो अशोक का पिलर है वहाँ पे अपना मैसेज इंस्क्राइब करवाने की कोशिश की है सर, ठीक है। तो हम लोग को ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि कैसे यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। दूसरा हमको यहाँ से ये देखने की आवश्यकता है, वो है वी विल फाइंड की हेरिटेज के कंटेक्स्ट में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो लोथल के अंदर आपको निकलता आ रहा है। एंड वी विल सी कि ये लोथल का जो कॉम्प्लेक्स है उसमें अभी ही हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने विजिट भी की थी सर, ठीक है। लोथल के ऊपर अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो मैंने इसी चैनल के ऊपर एक ब्लॉग भी बनाया है। आई ऑल्सो मेड अ ब्लॉग विथ रिस्पेक्ट टू लोथल अराउंड, बिकॉज मैं वहाँ पे पर्सनली गया था और वहाँ पे जाके आई हैड शॉट सम वीडियोस, है ना, वहाँ पे जाके हमने वीडियो भी बनाए हुए हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। मैं आपको खाली 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। ये इंडिया का सबसे मतलब है ना मैरीटाइम हिस्ट्री को डिपिक्ट करता है लोथल। लोथल की डिस्कवरी 1956 के अंदर हुई थी, 1956 के अंदर हुई थी, याद रखना सर, ठीक है। लोथल यहाँ पे आया हुआ है एग्जैक्टली गल्फ ऑफ खंबात के अंदर। SR राव करके आर्कियोलॉजिस्ट हुआ करते थे, उनके द्वारा सर, ठीक है। और SR राव ने इस तरह से इसको आइडेंटिफाई किया था 1956 में कि भाई ये जो साइट है, ये साइट की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इस तरह से है कि यहाँ पे पानी आता था फिर उतर जाता था, आता था उतर जाता था, और गांव वाले कहते थे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें मिल रही है, मतलब सम आर्टिफैक्ट्स आर बीइंग फाउंड सर, ओके। तो उसके बाद इसके ऊपर रिसर्च किया गया एंड देन ही वाज एबल टू आइडेंटिफाई कि भाई ये तो एक अपना ही खुद का डॉकयार्ड है, इट वाज हैविंग अ डॉकयार्ड। और ये डॉकयार्ड की इंपॉर्टेंस आपको इस तरह से मिलती है कि ये वो जगह आपको मिलेगी सर, ठीक है, जिसकी सीधा सीधा व्यापार है सर, ठीक है ना। ये पोर्ट के रूप में हुआ करता था, जो उस टाइम पे हमें पता चलता है कि मेसोपोटामिया यानी कि आज के ईरान के साथ व्यापार करते थे सर, ठीक है। आज के दिलमुन के साथ यानी कि आज के हम ये कह सकते हैं बहरेन और मगन यानी कि आज के ओमान के साथ ये लोग व्यापार किया करते थे, इसी लोथल नाम की जगह से। लोथल के अंदर ही हमें बीड फैक्ट्री भी देखने को मिली है। वी हैव ऑल्सो फाउंड अ बीड फैक्ट्री इन लोथल।
लोथल में अगर आपको और चीजें याद रखनी है तो आप ये भी याद रख सकते हो कि लोथल इज वन सच प्लेस जहां पे आपको फॉरेन सील्स मिले हुए हैं। फॉरेन सील्स क्यों मिले हुए हैं? क्योंकि इसका व्यापार हो रहा था। हड़प्पा के सील्स तो मिलते ही है, बट इवन विदेश के सील्स भी आपको लोथल के अंदर से देखने को मिलते रहेंगे, राइट? क्योंकि लोथल बिकॉज फॉरेन के साथ ट्रेडिंग करता था, तो इट इज बट ऑब्वियस कि उसकी ट्रेडिंग के कारण उसके वहां से आपको इस तरह के सील्स भी आपको एविडेंटली देखने को मिलते रहेंगे, राइट? तो ऑल ऑफ दिस कैन बी हाईलाइटेड। आप इसके अंदर से ये 3 4 5 वस्तुओं को हाईलाइट कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू दी मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। और ये अभी प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था 2 महीने पहले। इनफैक्ट मैं जब वो व्लॉग शूट करने गया था उसके कुछ दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर साहब लोथल विजिट किए थे उसका रिव्यू करने के लिए। वहाँ पे ना एक बड़ा सा लाइट हाउस बन रहा है। ऐसा कह रहे हैं कि वो जो लाइट हाउस बनेगा वो वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट लाइट हाउस होगा सर, ठीक है? क्योंकि लोथल एक डॉकयार्ड के रूप में है, तो बड़ा सा एक लाइट हाउस भी बनाया जा रहा है सर, ठीक है? एंड वी विल फाइंड कि जहाँ पे नेवल आर्टिफैक्ट भी होगा और भारत की एक लंबी कोस्टल हिस्ट्री भी इसके अंदर इंटीग्रेट करवाई गई है। सो कि भाई देखो, इंडिया बीइंग अ कोस्टल सिविलाइजेशन, भारत एक कोस्टल सभ्यता के रूप में है, तो उसकी हिस्ट्री को भी इसके अंदर कहीं ना कहीं इंस्क्राइब कराया जा रहा है। तो ये न्यूज़ में था, आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए। अभी न्यूज़ के कंटिन्यूएशन में ही एक बड़ा इंटरेस्टिंग विविलसी की न्यूज़ निकल के आया था रत्नागिरी नाम की एक जगह से। वो आप पूछोगे रत्नागिरी का क्या इंपॉर्टेंस है भाई साहब इतिहास के अंदर? तो याद रखना, रत्नागिरी की इंपॉर्टेंस इस तरह से है कि उड़ीसा नाम की एक जगह है। उड़ीसा मतलब आप सबको स्टेट तो पता ही होगा, पर उड़ीसा में भी एक रत्नागिरी नाम की जगह है। देखो, रत्नागिरी 2 जगह के ऊपर है। एक रत्नागिरी कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर है सर, ठीक है? दूसरा रत्नागिरी आपको उड़ीसा के अंदर मिलता है। एक्चुअली उड़ीसा में एक ट्रायंगल बनता है ललितगिरी, पुष्पगिरी और रत्नागिरी के। ये एक यूनिवर्सिटी की प्लेसेस हुआ करती थी समवेयर इन द पोस्ट मॉडर्न गुप्ता पीरियड सर, ठीक है? तो मौर्य काल के बाद और गुप्ता पीरियड के ट्रांजिशन के अंदर हमें ये जो यूनिवर्सिटी की प्लेस मिलती है, वहाँ से एक रत्नागिरी करके एक जगह है। कहाँ पे है? कोस्टल उड़ीसा के अंदर। अभी आपको नक्शे के माध्यम से समझाऊंगा। वहाँ पे बुद्धा के रेलिक्स मिल चुके हैं। इतने बड़े बड़े आप देख सकते हो कि आपको बुद्धा की अस्थियाँ देखने को मिली है। और ऐसा मानते हैं कि ये तांत्रिक बुद्धिज्म की एक साइट हुआ करती है। तांत्रिक बुद्धिज्म का मतलब समझ में आता है आपको सर, ठीक है? कि इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वज्रयान, वज्रयानिक ट्रेडिशंस के साथ आपको मिलता रहेगा, राइट? ओके, तो विल फाइंड कि इसकी खासियत है ये कॉन्डेलाइट करके जो पत्थर है उससे बना हुआ है। और ये रत्नागिरी के आपको हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है। जजपुर करके रीजन है और उड़ीसा की लोकल रिवर्स है, ब्रह्मणी, किमिरा, बिरूपा जैसी साइट्स आपको मिलती है। इट इज पार्ट ऑफ अ डायमंड ट्राइंगल, ये याद रखना सर, ठीक है? रत्नागिरी, उदयगिरी, ललितगिरी जैसी जगह आपको यहाँ पे मिलेगी। रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी जैसी जगह। ये उदयगिरी वो वाला उदयगिरी नहीं है जो जैन केव्स वाला है सर, ठीक है? दिस आर एक्चुअली पार्ट ऑफ द डायमंड ट्राइंगल जो आपको बुद्धिस्ट साइट्स इन उड़ीसा के रूप में मिलती है। रत्नागिरी के साथ अगर आपको ऐड करना है तो आप एक और साइट ऐड कर सकते हो, वो है पुष्पगिरी। ये भी एक बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट हुआ करती थी उड़ीसा के अंदर से। तो बेसिकली उड़ीसा में 2 उदयगिरी है। एक उदयगिरी जो जैन केव्स के रूप में है भुवनेश्वर के पास, जो आपको नजदीक के रीजन में मिलेगा, और दूसरा आपको ये बुद्धिस्ट साइट के रूप में मिलता रहता है जो डायमंड ट्राइंगल कहते हैं। नॉर्मली आप सिक्योरिटी स्टडीज के लिए और उसके माध्यम में डायमंड ट्रायंगल को देखते हो, पर ये वाला डायमंड ट्रायंगल थोड़ा अलग है सर, ठीक है? तो अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको सीधी सीधी प्लेसेस आपको मिल रही है। दिस इज ललितगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी। दिस इज भुवनेश्वर वाली उदयगिरी खंडगिरी, है ना? ये तो जैन केव्स है सर, ठीक है? और ये जैन केव्स खारवेल ने बनाई थी। ये ललितगिरी, उदयगिरी, रत्नागिरी और साथों के साथों पुष्पगिरी जैसी साइट्स आपको मिल जाएगी जो एक ट्राइंगल बनाती है। कैन यू सी द ट्राइंगल ओवर हियर सर, ठीक है? ये ट्राइंगल बनाती है और ये ट्राइंगल मूलतः से बुद्धिस्ट साइट्स के रूप में आपको डेवलप होते हुए देखने को मिलेगा सर, ठीक है? तो विल फाइंड कि ऐसा कहते हैं कि भाई उड़ीसा में बहुत सारे बुद्धिज्म के लर्निंग सेंटर्स थे। उसमें से एक था पुष्पगिरी, एक था ललितगिरी, उदयगिरी, रत्नागिरी, जो गोल्डन ट्राइंगल या डायमंड ट्राइंगल बनाते हैं सर, ठीक है ना? अगर आपको याद रखना है तो इस तरह से ट्राइंगल के रूप में याद रख सकते हो। यहाँ पे एक और आपको देखने को मिलती है वज्रगिरी, वज्रगिरी महाविद्यालय सर, ठीक है? तो आपको कभी कभी गिरी शब्द पूछा जाएगा, आपको लगेगा कि ये जो गिरी शब्द है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? बुद्धिज्म के साथ जुड़ा हुआ है या केव आर्किटेक्चर की साइट है सर, ठीक है? सो इन मेनी फॉर्म्स यूपीएससी माइट आस्क यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस, बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, ओके? तो ये जो चेहरा मिला है बुद्धा की, जो वी विल सी की एक तरह से आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिली है, उसके कंटेक्स्ट में आपको आने की शक्यता रहेगी सर, ठीक है? तो रत्नागिरी है, उड़ीसा वाला है, हमेशा से याद रखना। जजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको मिलता रहता है। तकरीबन 5th सेंचुरी के आसपास ये साइट गुप्ता पीरियड में ही अपने पीक के ऊपर गई थी। इस तरह के आपको
बहुत सारे बुद्धा के चेहरे आपको देखने को मिलते रहेंगे, स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे सर, ठीक है। एंड ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ की जो सोमवंशी डायनेस्टी है सर, ठीक है, उनके समय पे ये सब फ्लरिश होने की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पे हमको सील्स भी मिले हैं, रत्नागिरी महाविहार आर्य भिक्षु संघ, मतलब सील्स के ऊपर लिखा गया है कि रत्नागिरी इज अ प्लेस जो महाविहार के रूप में है। तो ये दर्शाता है कि भाई देखो इस टाइम पे बुद्धिज्म भी अभी उड़ीसा के अंदर भी फ्लरिश हो रहा था, राइट सर, ठीक है। वी विल ऑल्सो फाइंड कि यहाँ पे आपको बहुत सारे ये मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जिसमें सिद्ध मत्रिका स्क्रिप्ट आपको देखने को मिलती है, कुटिल स्क्रिप्ट मिलती है सर, ठीक है। अब यूपीएससी माइट आस्क यू क्वेश्चन कि ये जो स्क्रिप्ट है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है भारतीय इतिहास के कंटेक्स्ट में सर, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली हमें कौन सी स्क्रिप्ट देखने को मिलती है, प्राकृत ब्राह्मी स्क्रिप्ट देखने को मिलती है, राइट। अशोक के इंस्क्रिप्शंस को देखोगे या उसके बाद वाले जो इंस्क्रिप्शंस अगर आप देखने की कोशिश करोगे, सील्स देखने की कोशिश करोगे, तो आपको संस्कृत की सील्स मिल जाती है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, हियर व्हाट डू वी फाइंड ओवर हियर सर, ठीक है। हियर वी फाइंड क्लियरली द सिद्ध मत्रिका, दैट इज द कुटिला स्क्रिप्ट दैट हैज बीन फाउंड ओवर हियर। यहाँ आपको बहुत सारे वोटिव स्तूप भी मिले हैं। वोटिव स्तूप कौन से होते हैं, वो ये वाले स्तूप होते हैं जो खाली सिंबॉलिक बनाए जाते हैं, उसमें कोई रेलिक्स नहीं होते बुद्धा के सर, ठीक है। जहां बुद्ध के रेलिक्स होते हैं उनको कहते हैं शारीरिक स्तूपा सर, ठीक है। दिस आर ऑल द वोटिव स्तूपा सर, ठीक है। वी विल ऑल्सो फाइंड कि ड्यूरिंग दिस पीरियड, यही पीरियड के अंदर हम लोग को ये भी पता चल रहा है कि ये जो रत्नागिरी वाली जो प्लेसेस है वहां पे वज्रयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म आपको मिलता रहता है सर, ठीक है। तो इन सब के बेसिस के ऊपर से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे बुद्ध की बहुत सारे स्कल्पचर्स मिले हैं। स्कल्पचर्स में कभी बुद्ध कहीं सिंहासन के ऊपर बैठे हुए हैं, आपको इस तरह की इमेजेस देखने को मिल जाती है। इसी में ही अगर आप देखोगे अमोघ सिद्धि जैसे बुद्धा और बोधिसत्वस भी देखने को मिलेंगे। अब आप पूछोगे अमोघ सिद्धि कौन थे और इनकी क्या हिस्ट्री रही है सर, ठीक है। तो देखिए अमोघ सिद्धि के लिए ऐसा कहते हैं कि भाई ही वॉज वन ऑफ द 5 विजडम बुद्धास, ओके, जो ज्ञान देने के लिए मानते हैं, और महायान वज्रयान वाले ज्यादा मानेंगे सर, ठीक है। इसी में ही आपको स्कल्पचर्स मिलते हैं रत्न संभव के, ये भी एक बुद्धा है और बोधिसत्व हुआ करते थे। अक्षोभ्य, अमिताभ जैसे, और वी विल फाइंड कि और भी जो महायान बुद्धिज्म के अंदर जो बोधिसत्व को मानते थे उनकी भी स्कल्पचर्स मिली हुई है। वज्रयान है तो वज्रयान में फीमेल वी विल सी की डिस्कवरीज भी आपको देखने को मिल जाती है, और फीमेल फॉर्म ऑफ बुद्धा, फेमिनाइन फॉर्म ऑफ बुद्धा सर, ठीक है, एक एनर्जी के रूप में जो कंसीडर किया गया है, उनकी भी आपको इमेजेस देखने को मिलती है। जैसे तारा आपने देखा होगा, जो वी विल सी की शी इज अ वेरी फेमस गॉडेस इन बुद्धिज्म, खास करके वज्रयानिक बुद्धिज्म, वो भी आपको यहाँ मिलती है। दूसरी आपको मिलती है मरीचि, और तीसरी मिलती है छुंडा सर, ठीक है ना। तो इन सब का नाम आपको याद रखना है, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये वो थे जिन्होंने विल्सी की बुद्धा को अपना लास्ट मील दिया था। बुद्ध उसके बाद बीमार हो गए और फिर वी विल फाइंड कि कुशीनगर में उनका डेथ हो जाता है, राइट, ओके। तो ये तीनों का नाम याद रखना, तारा, मरीचि और वी विल सी की छुंडा का, क्योंकि वहां से आपको सवाल आने की शक्यता रहेगी कि भाई ये कौन हुआ करती थी और इनकी क्यों इंपॉर्टेंस है बुद्धिज्म के अंदर। तो ये रत्नागिरी में इनकी भी स्कल्पचर्स मिल चुके हैं, राइट, ओके। तो ये सब चीजें हमको याद रखना है। वज्रयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म आपको क्लियर हो जाना चाहिए। वज्रयान की क्या इंपॉर्टेंस है, तो वज्रयान कहता है ओम मणि पद में हम, ओम मणि पद में हम। इनफैक्ट आपको ये उपिंदर सिंह की बुक का टाइटल याद होगा, यहाँ पे ये जो गॉडेस है वो बेसिकली तारा की मूर्ति है, आपको मिलती रहती है सर, ठीक है। और ये तांत्रिक फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है जो मंत्र, यंत्र और तंत्र के माध्यम से अपने शरीर की जो क्रिया है उसको करके ये लोग क्लेम करते हैं कि हमें निर्वाण प्राप्ति हो जाएगी सर, ठीक है। सो दे क्लेम दैट दे कैन अचीव निर्वाण, है ना। ये बेसिकली क्लेम करेंगे कि हम निर्वाण अचीव कर सकते हैं बाय प्रैक्टिसिंग, है ना, बाय प्रैक्टिसिंग इन अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम एनर्जी को चैनलाइज करके ये सब चीजें कर पाएंगे, राइट, ओके। तो वी विल फाइंड कि इस तरह से तांत्रिक बुद्धिज्म का भी आपको एक सेंटर के रूप में ये देखने को मिलता रहेगा। बाकी यहाँ बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्तूप मिले हुए हैं रत्नागिरी के अंदर, पर अभी बहुत सारे डैमेज भी हो चुके हैं और गांव वाले इनका वी विल सी की अलग अलग तरह से उपयोग कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई देखो गांव वाले एक तरह से इसको समझ नहीं पा रहे कि ये धरोहर है, ये बहुत सारी धरोहर है, ये ऐतिहासिक रूप में इसकी इंपॉर्टेंस है सर, ठीक है। बट दे आर नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड दिस पार्ट अराउंड। खैर बुद्धिज्म के ऊपर ही पहुंचे हैं तो अपन बुद्धिज्म का ही एक और प्लेस या साइट के रूप में हम लोग चले जाते हैं, सो दैट हम लोग को उसकी जो कंटेक्स्ट है वो चीजें समझ में आनी चाहिए सर, ठीक है। अब कंटेक्स्ट के क्या अंदर आपको मिलती रहती है, तो बुद्धिज्म की एक टेम्पल है जिसे हम लोग कहते हैं महाबोधि टेम्पल सर, ठीक है। महाबोधि टेम्पल के बारे में आप सबको पता ही होगा कि भाई ये वो साइट है जहाँ पे बुद्धा को
वी विल फाइंड की मोक्ष प्राप्ति हुई थी या निर्वाण प्राप्ति हुई थी। मोक्ष नहीं कहूंगा, निर्वाण कहूंगा सर, ठीक है। तो निरंजना नदी के किनारे जब बुद्धा महावीर या भगवान बुद्ध जो तप कर रहे थे, वो पीनन्स कर रहे थे, तो उनको इसी जगह के अंदर, इट इज द सेम प्लेस अराउंड वेयर ही हैड रियलाइज द निर्वाण उनको रियलाइज हुआ सर, ठीक है। सो ये प्लेस है महाबोधि सर, जहाँ पे वी विल सी कि बाद में टेम्पल बन गया। अब दिक्कत क्या होगी, ये टेम्पल की मैनेजमेंट को लेके, ये टेम्पल की जो वर्किंग है, ये टेम्पल की जो फंक्शनिंग है, उसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है, और ये कंट्रोवर्सी काफी दिनों से चल रही है सर, ठीक है। क्या कंट्रोवर्सी है देखने की कोशिश करते हैं, राइट। सो देयर इज अ टेम्पल कंट्रोवर्सी एट बोध गया, है ना। बोध गया के अंदर आप पूछोगे टेम्पल कहाँ से आ गया सर, ठीक है। तो बेसिकली ये साइट पे ओरिजिनल तो टेम्पल था नहीं, क्योंकि बुद्ध ने यहाँ पे तप किया था, राइट। और उसके बाद हमें ये पता चलता है कि वो बुद्ध बने। देखिए इसी घटना के अंदर यहाँ पे इसी जगह के ऊपर उन्होंने अपना जब संसार छोड़ा था तो 29 साल की उम्र में, और 35 साल तक यहाँ से वहाँ जब बुद्ध जगह टू जगह वॉन्डर करते गए, ज्ञान प्राप्ति को रियलाइजेशन करते, और आखिर में ये गया ही था सर, ठीक है। ये गया ही था जहां बुद्ध को बुद्धित्व मिला। बुद्धित्व मिलने का मतलब है कि उनको एक तरह से नॉलेज प्राप्ति हुई, और यही नॉलेज प्राप्ति के बेसिस के ऊपर से उनको बुद्धा कहा गया सर, ठीक है ना, कि अ पर्सन हु हैज रिचीव्ड दैट लेवल सर, ठीक है। अब कहानी आपको क्या देखने को मिल जाती है कि इट्स अ बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट। पहली बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। गया कहाँ पे आया है, निरंजना नदी के किनारे आया है। इट इज द प्लेस वेयर सिद्धार्थ गौतम अटेन्ड एनलाइटनमेंट। सिद्धार्थ गौतम ने यहाँ पे एनलाइटनमेंट अचीव किया सर, ठीक है। और ये निरंजना नदी को एट टाइम्स फाल्गु रिवर के रूप में भी कंसीडर करते हैं। कब हुआ था, 35 ईयर्स की एज आपको देखने को मिलती है। इसी के लिए इस प्लेस की अपनी इंपॉर्टेंस है। अब इनिशियली टेम्पल था नहीं वहां पे सर, ठीक है। अभी जो कंट्रोवर्सी हो रही है वो टेम्पल को लेकर चल रही है, क्योंकि इसमें बुद्धिस्ट वर्सेस हिंदू फेथ के बीच में भी आपको एक संघर्ष देखने को मिल जाएगी। अब क्या कहानी है उसको थोड़ा बहुत आपको यहाँ से स्लाइड्स के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। तो ऐसा कहते हैं कि ओरिजिनली जो बोध गया है वहां पे कोई टेम्पल श्राइन नहीं था, नो टेम्पल श्राइन ओरिजिनली सर, ठीक है। फिर जब अशोक का पीरियड आया तो वी विल फाइंड कि वहां पे एक छोटी सी एक श्राइन बनाई गई थी, तो अशोक ने उसको एक बड़ा कर दिया सर, ठीक है। एंड वी विल फाइंड कि वहां पे एक ठीक ठाक श्राइन बनाया अशोक, क्योंकि खुद बुद्धिज्म के ऊपर चला गया था, और ग्रेजुअली इसके अंदर से इंस्टीट्यूशन बन के आया सर, ठीक है। अब ओरिजिनली बोधि लोग तो जाते ही थे, बुद्धिस्ट लोग तो ऑब्वियस था कि भाई उनके लिए बहुत होली प्लेस है, पर जो लोकल कम्युनिटी है, बेसिकली जो हिंदू कम्युनिटी है, उनके लिए भी ये प्लेस बड़ी रिवरिंग हुआ करती थी, राइट। तो होता क्या है कि धीरे 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 करके गुप्ता पीरियड तक आते आते यहाँ पे टेम्पल बनना शुरू हो गया सर, ठीक है। एंड बाय द गुप्ता पीरियड द टेम्पल वाज रिकंस्ट्रक्टेड इन द ब्रिक्स, ओके ना, ब्रिक से ईंटों से बनाने की शुरुआत हो गई। एंड विल सी की पाल डायनेस्टी ने उसको ठीक ठाक पैट्रोनेट दिया। बाद में 13वीं शताब्दी के बाद ये मंदिर टूट भी गया। क्यों टूट गया, क्योंकि इस मंदिर के ऊपर वी विल सी की जब तुर्किश राजा लोग आए, उन्होंने आक्रमण किया और इसी रीजन को तहस नहस कर दिया, खेदान मैदान कर दिया। अब मुद्दे की बात ये नहीं है, टेम्पल फिर से रिवाइव हुआ सर, ठीक है ना। समवेयर इन द ट्रांजिशन इन द 16th एंड द 18th सेंचुरी अराउंड देयर इज अ रिवाइवल ऑफ दिस टेम्पल। अब ये टेम्पल में होता क्या है रिवाइवल के रूप में, तो 16वीं शताब्दी में लगभग 1590 के आसपास हमको देखने को मिलता है कि एक महंत हुआ करते थे जिनका नाम था घमंडी गिरी। ये घमंडी गिरी करके जो महंत थे, इन्होंने हिंदू मठ की स्थापना कराई, बोध गया मठ कहते हैं उसको सर, ठीक है। अब हिंदू चाहे तो करते ही थे, क्योंकि बुद्ध को एक रिवरिंग आइडेंटिटी के रूप में, एक रिवरिंग फिगर के रूप में, उनको एक टावरिंग पर्सनालिटी के रूप में और महात्मा के रूप में हमेशा से हर एक समाज उनको आदर सम्मान से इस तरह से देखता था, राइट। अब क्या होता है कि ये मठ की स्थापना हो गई। अब मठ बना दिया गया, किसके द्वारा बनता है सर, ठीक है ना, घमंडगिरी महाराज के द्वारा, है ना, उन्होंने बोध गया मठ बनाया। अब बुद्धिस्ट ऑलरेडी थे, हिंदूज ने भी मठ बना दिया, तो विल सी की दोनों का कॉन्फ्लुएंस हो गया। अब कॉन्फ्लुएंस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कैसे कन्वर्ट हो गया उसकी कहानी आगे देखने की कोशिश करिए सर, ठीक है। तो धीरे धीरे करके एक दर्शन बड़ा पॉपुलर हो गया था बुद्धिज्म के अंदर, वो ये था कि बुद्ध जो है वो विष्णु जी के 9वें अवतार हैं। आप सबको पता होगा कि बुद्धिज्म का डिक्लाइन का एक कारण ये भी था ना सर, ठीक है। वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया वाज व्हाट, people were inferring that Buddha, and the scholars were inferring also, the text also highlighted that Buddha was seen as a Vishnu's incarnation, right। तो भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में है। तो बेसिकली इस मठ वालों ने भी यही दावा किया कि भाई देखो अल्टीमेटली तो सब एक ही है सर, ठीक है। बुद्ध जो थे वो विष्णु जी के 9th अवतार के रूप में है, इनकारनेशन के रूप में है, समाज को रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात आगे चली, ब्रिटिश के हाथ में थोड़ा हल के बाद कंट्रोल आ गया। अलेक्जेंडर कनिंघम अगर आप देखने की कोशिश करोगे, जब ESI की स्थापना करता है तो वो अपने अंडर में लेगा। दिक्कत ये हुई 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी का मतलब है कि आपका 1850s और 1900s का बाद जो पीरियड आया उसके अंदर आपको संघर्ष होने की मिल जाएगी। क्यों होता है, तो एक श्रीलंकन बुद्धिस्ट मॉन्क है, श्रीलंका के अंदर एक गुरु हुआ करते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क हुआ करते थे, उनका नाम था अंगरिका धर्मपाल, ओके। इन्होंने कहा कि ये टेम्पल जो है, ये जो मठ है, इसके ऊपर तो बुद्धिस्ट अधिकार होना चाहिए।
यहाँ पे ये जो मठ बेसिकली हिंदू समुदाय के द्वारा बनता है वो तो एक तरह से उनका राइट नहीं है सर, वो राइट तो हमारा होना चाहिए। तो सरकार ने कहा कि ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा हिंदूज और बुद्धिस्ट के बीच में कि कंट्रोल किसका होना चाहिए, किस हिसाब से होना चाहिए। तो सरकार ने एक टेम्पल मैनेजमेंट के लिए विल्सी की कानून पास कर दिया। ये बेसिकली देवस्थान ट्रस्ट के रूप में आपको मिलते रहेंगे भारत के सैकड़ों राज्यों के अंदर। आपको इस तरह के जो टेम्पल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या कमिटीज के बेसिस के ऊपर उसको लीगल स्टैट्यूट बैकिंग देके राज्य की सरकार कोऑपरेशन और थोड़ा अच्छा खासा संचालन सुचारू रूप से हो पाए उसके लिए प्रयत्न करती रहती है सर, ठीक है। तो सरकार ने भी कानून पास किया, बोध गया टेम्पल एक्ट ऑफ 1949। अब जैसे ही ये पास हुआ उसके कारण आज जो है वो संघर्ष और बढ़ गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एक्ट के अंदर बुद्धिस्ट और हिंदू जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके बीच में अभी भी एक तरह से देखोगे तो इशू चल रहा है। अब इशू किस बात का चल रहा है सर, ठीक है। इश्यू इस बात का आपको देखने को मिलता रहता है कि इसमें कमेटी बैठेगी, इस कमेटी में 4 बुद्धिस्ट बैठेंगे और 4 हिंदू होंगे। अब देखने की कोशिश करिए, 4 बुद्धिस्ट होंगे और 4 हिंदू होंगे सर, ठीक है। तो 4 और 4 कितने, 8 हो गए, राइट और रॉन्ग। इसका चेयरमैन होगा वो डीएम होगा। अब आप देखने की कोशिश करोगे डीएम कोई भी संप्रदाय से हो सकता है। डीएम तो डीएम होता है सर, डीएम हिंदू भी हो सकता है, डीएम मुस्लिम भी हो सकता है, डीएम सिख भी हो सकता है, डीएम पारसी भी हो सकता है, डीएम क्रिश्चियन भी हो सकता है सर, है ना। वो तो आईएएस आपकी ऐसी कोई परीक्षा पास करके कोई भी व्यक्ति जब आईएएस बन के आएगा, सरकार उसको गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर भेजेगी सर, ठीक है, और कहेगी कि भाई चलो तुम उसको चेयर करो, क्योंकि बीइंग द डीएम यू आर द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी। अब आप देखने की कोशिश करो बुद्धिस्ट क्या कह रहे हैं। बुद्धिस्ट कह रहे हैं कि भाई देखो डीएम जो होता है वो हिंदू कम्युनिटी से ज्यादा आएगा। अब वो बेसिकली हिंदू कम्युनिटी से आएगा तो फिर मेजोरिटी किसकी हो जाएगी, क्योंकि 4 हिंदू ऑलरेडी सदस्य हैं, 4 बुद्धिस्ट है, डीएम की अगर एडिशन कर देंगे तो 5:4 का रेशियो हो जाएगा, राइट सर, ठीक है। तो कहानी आपको ये देखने को मिल जाती है कि इनका ये मानना है खास करके बुद्धिस्ट संप्रदायों का, जो इनके जो मैनेजमेंट वाले हैं, कि भाई देखो ये पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो हिंदूज के हाथ में रहता है, उसमें बुद्धिस्ट के हाथ में नहीं रहता सर, ठीक है। इनफैक्ट उनका ये भी ब्लेम है, उनका ये भी मानना है कि भाई ये जो बोध गया के अंदर जो टेम्पल है उसके अंदर जो रिचुअल्स होते हैं, जितने भी रिचुअल्स हो रहे हैं वो सब बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में है। उसमें भी ओवरऑल अगर आप देखने की कोशिश करोगे जो हिंदू प्रैक्टिसेस के रूप में है, बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस को उतना प्राधान्य नहीं दिया जा रहा है सर, ठीक है। सो द रिचुअल्स आर आल्सो इन द फॉर्म ऑफ बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस, दे आर डिस्कार्डेड एंड मोर ऑफ हिंदू प्रैक्टिसेस आर बीइंग अलाउड। तो ये भी एक तरह से बुद्धिस्ट जो लीडर्स है वो उसका विरोध कर रहे हैं। इसके लिए ये कब से आंदोलन चल रहा है। ये बीच में भी एक आध बार स्पार्क हुआ था, अभी आगे भी देखते रहिएगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट गया की है, क्योंकि गया इज द प्लेस जहां बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति हुई थी सर, ठीक है। गया की इंपॉर्टेंस ये भी है कि बुद्ध के बर्थ प्लेस के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि लुम्बिनी बर्थ प्लेस के रूप में है। सारनाथ के अंदर उन्होंने पहला सरमन दिया था, कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था जहां पे उनकी मृत्यु हुई थी। गया वो जगह थी जहां उनको निर्वाण प्राप्ति यानी कि एनलाइटनमेंट मिला था, वो बोधि के रूप में निकल के आए थे, राइट सर, ठीक है। बोध गया का ये जो विहार है, ये जो टेम्पल आपको कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता रहता है, ये आपकी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। याद रखना कि इट इज ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इंपॉर्टेंट फॉर अस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से सर, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी ने अगर आप देखोगे तो पिछले साल के पेपर में भी और पिछले 2 साल के अंदर आप पीवाई की उसको एनालाइज करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यूपीएससी हैज बीन आस्किंग क्वेश्चंस ऑन दी इंपॉर्टेंट साइट्स, ओके ना, इंपॉर्टेंट साइट्स जो भी है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के ऊपर से भी सवाल निकलता आया है सर, ठीक है। तो हम लोग को क्लैरिटी हो जानी चाहिए। खैर, तो ये पूरी की पूरी कहानी है। इसके कंटेक्स्ट में वी विल फाइंड कि यहाँ पे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जो है वो कह रहे हैं कि ये जो बुद्धिस्ट टेम्पल है, जो विहार है, वो बेसिकली बुद्धिस्ट लोगों के हाथ में आ जाना चाहिए, संचालन उनके हाथ में आना चाहिए। अब दिक्कत क्या है सर? दिक्कत ये भी है कि हमारे पास एक कानून है, कानून का नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ओके ना, 1991 का है। अगर आपको पता होगा सर, जब बाबरी वाला घटना बना उसके बाद हमें पता चलता है कि ये कानून उसी दौर में लाया गया था, राइट। और इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर बहुत क्लियर कट बोल दिया गया है कि 15 अगस्त 1947 के बाद सर, ठीक है, जो भी रिलीजियस कैरेक्टर है, जो भी प्लेस का रिलीजियस कैरेक्टर है, उसको नहीं बदला जाएगा। उसकी इंस्टीट्यूशनल सैंक्टिटी होगी या रिलीजियस सैंक्टिटी होगी, वो ऐसी की ऐसी ही रहेगी, क्योंकि हम एक तरह से इतिहास से बोध पाठ लेते हैं, बोध पाठ सीखते हैं सर, ठीक है। बट उसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोऑपरेशन। तो मूल इसमें तो कहने की बात यही है कि भाई कोऑपरेशन से जितना रिजॉल्व होगा उतना ठीक रहेगा। और बाकी डीएम के कंटेक्स्ट में ये काफ़ी सारी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी इसमें हो रही है, तो आप देखते रहिएगा। गया के कंटेक्स्ट में, बुद्धा के कंटेक्स्ट में आपको सवाल पूछने की शक्यता रहेगी कि भाई इसका क्या सॉल्यूशन आ सकता है सर, ठीक है। दूसरा, बुद्धिज्म के केस में ही अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हम एक और न्यूज़ देख लेते हैं। मैं यहाँ थोड़ा आगे चलता हूँ सो दैट आपको पूरी की पूरी कहानी
क्लियर होती रहेगी। आई विल एक्सप्लेन यू एज वेल एंड साइमल्टेनियसली हम आगे भी देखने की कोशिश करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, अपन फाइल आगे देख लेते हैं। न्योलिथिक पीरियड की साइड आ गई है एंड हाँ सर ठीक है ना, बुद्धिज्म के केस में आया है बुद्धास रिलिक्स। ओके, अब आप पूछोगे बुद्धास रिलिक्स क्यों न्यूज़ के अंदर आ गए, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे ये। 2 महीने पहले या 3 महीने पहले की न्यूज़ आपको बहुत चर्चा के अंदर मिलेंगे। बुद्धा की अस्थियाँ, आप सबको पता होगी कि बुद्धा की अस्थियाँ कहाँ थी, तो ओरिजिनली 8 स्तूपों के अंदर हुआ करती थी, राइट। कि बुद्ध की जब मृत्यु हुई सर, ठीक है, तो 8 अलग अलग जगह के ऊपर स्तूप क्रिएट किए गए थे बाय ब्राह्मण कॉल्ड द्रोणा। द्रोणा थे, उन्होंने विल्सी की बुद्ध की अस्थियों को, रिलिक्स को एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करवाया था। क्यों डिस्ट्रीब्यूशन कराया था? क्योंकि बुद्ध ने स्तूप के बारे में अपने जो शिष्य थे आनंद को ये बता के गए थे कि मेरे मृत्यु के बाद मेरी जितनी भी अस्थियां होगी उनको अलग अलग जगह के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करा, वहां पे थुप बना दीजिएगा। थुप को कहते हैं स्तूपा सर, ठीक है। समय का पहिया आगे गया, बुद्ध की जो अस्थियां है, शरीर के पार्ट थे, बेसिकली जो भी रेलिक्स थे, राख हुआ करती थी एक तरह से, और उनके जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हुआ करते थे वो वी विल कम टू नो कि धीरे धीरे करके ब्रिटिश ने उसको खोल दिया। खोलने का मतलब ये है कि उसको ओपन अप कर दिया। ओपन करके कहीं और लेके गए, बाहर और जगह के ऊपर उसका मिसयूज करना शुरू किया, डब्बे में लेके चले गए सर, ठीक है। उसमें ही ये ब्रिटिश काल में बुद्ध की रेलिक्स जो हमें देखने को मिल जाती है, वो पीपरहाव करके एक जो स्तूप है, पीपरहाव बेसिकली यूपी के अंदर आपको एक जगह देखने को मिलती है, वहाँ पे वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्तूप बना गया था। विलियम क्लैक्सटन पेपे के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया। ही वाज अ ब्रिटिश इंजीनियर एंड ही वाज वर्किंग ऑन सम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अराउंड, और उसने ये पीपरवा का जो स्तूप के अंदर उसने खोदकाम किया, मतलब एक्सकेवेशन किया। एक्सकेवेशन करके उसके अंदर जो रिलिक्स हुआ करती थी वो निकाल दी, निकाल के भाई लेके चला गया सर, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हो कि बुद्धा की रिलिक्स और बुद्धा के जो स्तूप के साथ जुड़ी हुई और भी अवशेष थे वो सब का सब लेके चला गया, उसको क्या पड़ी है, और फिर उसकी फैमिली ने आगे पास ऑन कर दिया और अभी बेचे जा रहे थे। इट वाज सपोज टू सेल आउट इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो हांगकांग में एक ऑक्शन हाउस है, वहाँ पे ये बेचे जा रहे थे, तो भारत सरकार ने इंटरवीन किया डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ से, और थोड़ा प्रेशर लगाया कि भाई ये अस्थियाँ तो हमारी है सर, ठीक है, ये कैसे आप लेके जा सकते हो, राइट, ओके, दिस बिलोंग्स टू अस अराउंड, तो हमें वापस दे दो। तो देन इट वाज ब्रॉट बैक। तो ये काफ़ी न्यूज़ के अंदर थे सर, ठीक है। तो आपको पीपरवा के ऊपर से सवाल आ सकता है क्या कि भाई ये कहाँ पे है पीपरवा सर, ठीक है। स्तूप आर्किटेक्चर की हिस्ट्री किस तरह से जुड़ी हुई है आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए, राइट, ओके। तो ओरिजिनल स्तूप की हिस्ट्री ये है कि द्रोणा करके ब्राह्मण थे, बुद्ध के मृत्यु के बाद 8 जगह के ऊपर स्तूप बनते हैं। ये 8 जगह याद रखेगा, राजगीर, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप्पा, रामग्राम, वेथडीपा, पावा, कुशीनगर और पीपरवा। पीपरवा में सबसे ओल्डेस्ट है सर, ठीक है ना। सो पीपरवा कंसिस्ट ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द स्तूपास इन द कंट्री अराउंड। फर्स्ट थिंग सर हमें याद रखना है। सेकेंडली हमें याद रखना है कि ये जो 8 स्तूप बने थे, ठीक है, ये द्रोणा के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे रिलिक्स को, और विल्सी के वहां से स्तूप के इन्होंने ब्रिटिश ने खोल दिए, क्योंकि ब्रिटिश को कोई आर्कियोलॉजी का वो कंजर्वेशन करने का कोई उनका ऑब्जेक्टिव नहीं था, वो तो अपने खिलौने के रूप में देखते थे। तो इस तरह से स्तूप बनाए गए थे, ये सबके सब अंग्रेजों ने खोल दिए। अब खोलने के बाद विल्सी की ये जो विलियम क्लैक्सटन पेपे है उसकी फैमिली लेके चली जाती है, और इसमें बहुत सारी वस्तुएं थी। इसमें बोन की फ्रेगमेंट्स हुआ करते थे, सोपस्टोन हुआ करते थे, सैंडस्टोन का कॉफर हुआ करता था, गोल्ड ऑर्नामेंट्स और छोटे मोटे और भी पत्थर हुआ करते थे सर, ठीक है। इसी के ऊपर ब्राह्मी में स्क्रिप्ट लिखी गई थी। इस तरह का कास्केट मिला है ना, यू विल फाइंड अ कास्केट, ओके ना, आपको एक डब्बा आपको यहाँ से देखने को मिलता रहेगा। और ये कास्केट की खासियत आपको इस तरह से मिल जाती है कि जहाँ शाक्या क्लैन से बिलोंग करने वाले जो बुद्ध है बेसिकली उसकी नाम लिखी गई है सर, ठीक है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बाहर चली गई। कैसे बाहर चली गई? तो मैंने बताया कि वाइसरॉय एल्गिन था हमारा सर, ठीक है ना, ब्रिटिश इंडिया के अंदर। ये एल्गिन ने थाईलैंड को डोनेट कर दिया। थाईलैंड के रामा हुआ करते थे, किंग रामा सर, ठीक है, उनको डोनेट कर दिया। उसके बाद कुछ कुछ पेपे की फैमिली ने जो है वो आगे बेचना शुरू कर दिया, राइट। तो ये सब बेचने की शुरुआत की, भारत सरकार ने इंटरवेंशन किया। भारत सरकार ने कहा कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आप कौन होते हो हमारी बेसिकली बुद्धा की जो अस्थियां है उसको इस तरह से टेक ओवर करने वाले, राइट, ओके। तो इस कहानी के अंदर आपको चीज़ें देखने को मिलती रहेगी, एंड उसके बाद हमें पता चलता है कि डिप्लोमेटिक प्रेशर आया और हमने वी विल सी की गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक सॉल्यूशन लेने की कोशिश की। अच्छा, वो नहीं आया तो हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का यूज़ किया। कैसे यूज़ करने की कोशिश की? तो गोदरेज फैमिली का नाम सुना होगा आपने सर, ठीक है ना, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। गोदरेज फैमिली ने इसमें इंटरवीन किया। उन्होंने कहा हम खरीद के लेके आते हैं सर, ठीक है, हम उसको एक्वायर करेंगे और हम भारत सरकार को अभी टेम्पररी एक तरह से शेयर कर देंगे सर, ठीक है। तो गोदरेज फैमिली जो है उसने उसको खरीद लिया। खरीदने के बाद हमें ये पता चलता है कि उसको अपने पास लेके आए और उन्होंने भारत सरकार को अभी शेयर किया है टेम्पररी सर, ठीक है। तो एज अ पार्ट ऑफ लोन का मतलब समझ में आता है टेम्पररी बेसिस के ऊपर। और अभी ये जो पीपरवा के जो रेलिक्स है वो दुनिया भर में घूम रहे हैं, मतलब नाउ दे आर इन
गोइंग टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल, क्योंकि दुनिया के और भी देश है जो इस तरह के रिलिक्स को, अस्थियों को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि देखो भगवान बुद्ध की अस्थियों के साथ क्या हुआ था सर। ठीक है, तो ये भी कहानी आपको इसके अंदर से देखने को मिल जाएगी और भी बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहती है। खैर, लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट अराउंड। तो बुद्धिज्म के केस में आपको ये 2-3 चीज मिलती रहेगी जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां से आपको सवाल आने की शक्यता रहेगी सर। ठीक है, अब बुद्धिज्म से थोड़ा आगे पीछे चलते हैं एंड ट्राई टू सी द चोलास दैट आर इन न्यूज। इंपीरियल चोलास आपको न्यूज के अंदर देखने को मिलते हैं, उनका एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने एक तो गंगाईकोंडा चोलापुरम विजिट किया और दूसरा मैग्ना कार्टा, यानी कि भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की उद्भव या पंचायती राज की उद्भव कब हुई थी उसके बारे में भी उन्होंने बहुत सारी हाईलाइट्स की है। उसमें एक सिस्टम है कुडुवलाई सिस्टम, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। देखिए कि प्राइम मिनिस्टर अभी गंगाईकोंडा चोलापुरम गए थे, वहां से आपको सवाल पूछने की शक्यता है। वहां पे एक फेस्टिवल भी है जिसका नाम है आदि थिरुवथराई फेस्टिवल, वहां से आपको पूछा जा सकता है, या आपको कुडावलाई सिस्टम के बारे में पूछा जा सकता है कि ये क्या था सर। ठीक है, अब गंगाईकोंडा चोलापुरम आप सबको पता ही होगा कि ये वो टेंपल है, इट्स अ रेप्लिका ऑफ बृहदेश्वर टेंपल। जी हाँ दोस्तों, बृहदेश्वर टेंपल कब बनाया गया था? 1011 के अंदर राजा राजा चोला के द्वारा बनता है, 1011 के अंदर, राइट। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो राजा राजा चोला हुआ करते थे उनके बेटे आए राजेंद्र। तो राजेंद्र जब आए तो उन्होंने जाके अपने फादर को इमिटेट करने की कोशिश की, उसके बड़ा ग्रांड और लार्ज साइज टेंपल बनाने का प्लान किया। साथों के साथों राजेंद्र ने यह भी सोचा कि मैं उसके अंदर जो कुंड है, जो जलाशय है सर, ठीक है, उसके लिए गंगा से मैं पानी लेके आऊंगा और उसके लिए मुझे वहां पे नॉर्थ इंडिया के ऊपर जाके विक्ट्री हासिल करनी पड़ेगी। तो राजेंद्र ने इसी दौर में अपना कैंपेन किया, मिलिट्री कैंपेन किया, और जिसको विल सी की उन्होंने गंगाईकोंडा के रूप में आइडेंटिफाई। गंगाईकोंडा का मतलब है कि मैं वो राजा के रूप में हूं जिसने गंगा के ऊपर विक्ट्री हासिल की है, राइट। तो इसके लिए कहते हैं गंगाईकोंडा। और फिर इसी टेंपल के इर्द गिर्द पूरा का पूरा एक नगर बसाया गया जिसे कहा गया चोलापुरम। तो इस तरह से नाम पड़ा गंगाईकोंडा चोलापुरम, राइट। ओके, तो हम लोग को क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि कैसे इसकी हिस्ट्री रही है। हमेशा से याद रखना, गंगाईकोंडा चोलापुरम राजेंद्र के द्वारा बनता है, लॉर्ड शिवा को है, टू कॉमेमोरेट द विक्ट्री। उसने विल्सी की नॉर्थ इंडिया के ऊपर अपनी जो विक्ट्री हासिल की उसके बेसिस के ऊपर ये किया गया था, राइट। और वहां पे ही हमें यह पता चलता है कि एक वाटर बॉडी बनाई गई है जिसको गंगा जलमयम जल स्तंभ के रूप में कंसिडर किया गया, क्योंकि गंगा का पानी लेके आए थे, राइट। दक्षिण भारत के द्रविडियन टेम्पल्स की एक खासियत है कि उसके अंदर आपको एक वाटर बॉडी भी देखने को मिल जाती है। इसके सिवाय हमको याद रखना है कि वो अपने फादर को इमिटेट करने की कोशिश कर रहे थे। राजा राजा जो बृहदेश्वर मंदिर बनाते हैं उसको इन्होंने काउंटर करने की कोशिश की थी उसी स्टाइल के ऊपर से। खैर उतनी रिफाइननेस नहीं आ जाती है। ये शिवजी को डेडिकेटेड टेंपल है, ये द्रविड़ स्टाइल का टेंपल है। हमेशा से याद रखना कि द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेंपल की जो क्लाइमैक्स आपको मिल जाती है वो चोला पीरियड के अंदर ही उभरती हुई मिलेगी सर, ठीक है। तो ये खासियत है, दिस इज द फीचर एंड दिस इज द खासियत ऑफ द टेंपल अराउंड। आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि किस तरह से यहाँ से डेवलपमेंट हुआ है। विल ऑल्सो फाइंड कि इसी के नाम का एक फेस्टिवल भी आपको मिलता है जिसका नाम है आदि थिरुवदराई फेस्टिवल सर, ठीक है, जो एक तरह से लॉर्ड शिवा के साथ ही डेडिकेटेड आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा और राजा के साथ भी ये जुड़ा हुआ है। राजेंद्र की जो अचीवमेंट है वो भी यहाँ से आपको देखने को मिलती रहेगी, राइट। तो हम लोग को क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि ये कहाँ से निकल के आया। दूसरा, तमिलनाडु के अंदर जो चर्चा का मुद्दा ये था वो था चोला का बैलेट सिस्टम सर, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का उद्भव के रूप में है, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने भी सराहा, जिसको कहा जाता है कुडुवलाई सिस्टम सर, ठीक है। आपको यूपीएससी पूछ सकता है कि व्हाट इज दिस कुडुवलाई सिस्टम, इसकी क्या फीचर है, इसके बारे में बताइए सर, ठीक है। तो चोलास के अंदर जो विलेजेस हुआ करते थे उसमें आपको पता होगा 2 प्रकार के विलेजेस थे। एक विलेजेस थे जिसको कहा जाता है ऊर सर, ठीक है। वैसे विलेजेस जो सामान्यतः एक तरह से देखा जाए तो जो विलेजेस की गवर्नेंस है, उनकी जो लोकल बॉडीज है वही उसको गवर्न करती रहती है, राइट। और दूसरे हमको देखने को मिल जाते हैं सभा टाइप ऑफ विलेजेस, राइट। सभा टाइप ऑफ विलेजेस की खासियत यह है कि ये ब्राह्मणों के विलेजेस थे जो ब्राह्मणों को ब्रह्मदेया के रूप में, चतुर्वेदी मंगलम के रूप में या अग्रहार के रूप में डोनेट कर दिए जाते थे। ये जो ब्राह्मणों के विलेजेस हुआ करते थे उसकी संचालन, उसकी मैनेजमेंट कैसे की जाए, उसके लिए एक लोकल कमिटी बैठती थी, एक लोकल काउंसिल बैठती थी। उसी के अंदर जो मेंबर्स का इलेक्शन या सिलेक्शन होता था उसको हम लोग कहते हैं कुडुवलाई सिस्टम के द्वारा सर, ठीक है। तो ये कहते हैं कि मैग्ना कार्टा जो अंग्रेजों के अंदर निकल के आया और राजा ने लोगों को पार्लियामेंट्री राइट्स देने की शुरुआत की, उससे कई सौ वर्ष पहले ये चोलास हुआ करते थे जिनके द्वारा एक तरह का ये बैलेट सिस्टम निकल के आया था। इस बैलेट सिस्टम के द्वारा द चोलास वर एबल टू वी कैन से लाइक नो क्रिएट ग्राउंड डेमोक्रेसी और ग्राउंड फॉर द डेमोक्रेसी इन फ्यूचर सर, ठीक है।
तो कुडुवलाई सिस्टम कहाँ पे है? ब्रह्मदेया विलेजेस के अंदर मिलती है, या चतुर्वेदी मंगलम वाले विलेजेस के अंदर आपको मिलती है, या अग्रहार करके जो विलेजेस है उसके अंदर से आपको देखने को मिलती है। हमें कैसे पता चला? तो एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसका नाम है उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन। ओके, उत्तरामेरूर इज अ प्लेस इन तमिलनाडु जहां चोला राजा थे परंटक वन 10th सेंचुरी के राजा हुआ करते थे, उनके द्वारा मंदिर की दीवार के ऊपर ये कुडुवलाई सिस्टम के बारे में नॉलेज दिया गया। क्या नॉलेज दिया गया है? उन्होंने बताया है कि भाई देखो, हमने ये मंदिर को और ये जो विलेज है वो लैंड ग्रांट के रूप में दे दिया है। वहां पूरी विलेज की कमेटी के लिए वी विल फाइंड की अलग अलग प्रकार की सभा है। ये सभा के अंदर बहुत सारे कमिटीज है, ये कमिटीज में अलग अलग लोगों के काम है, इरिगेशन वर्क है, गार्डन्स है, टेम्पल्स है, बाकी सारे वर्किंग आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे सर। ठीक है, एंड इसी बेसिस के रूप में विल सी की जो ब्राह्मण विलेजेस थे वहां पे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम निकल के आई थी। उर विलेजेस अभी भी स्टेट कंट्रोल के अंदर मिलेंगे सर। ठीक है, पर जो सभा नाम के विलेजेस थे उनको ऑटोनॉमी मिल चुकी है, और उनकी ऑटोनॉमी के बेसिस के ऊपर से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ब्राह्मणिकल विलेजेस थे उसके अंदर एक तरह से वी विल सी की डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई। बात यहां से आगे चलती है कि मेंबर कैसे आते हैं। तो मेंबरों का नाम लिखा जाता था पत्तों के ऊपर XYZ ABC करके, और उसको एक पॉट में डाल दिया जाता था। राइट, हर एक वार्ड से एक मेंबर चुन के आएगा। हर एक गांव को मल्टीपल वार्ड्स में डिवाइड करते थे। सामान्यतः 30 के आसपास वार्ड्स हुआ करते थे। कितने? 30। और ये जो 30 के आसपास वार्ड्स हुआ करते थे उसके माध्यम से इन्होंने वी विल सी की एक एक मेंबर को चुना था। अब चुनना कैसा था? वहां पे वोटिंग नहीं होती थी, एक कैंडिडेट का नाम पत्ते में रख दिया जाएगा, हर एक वार्ड से मल्टीपल मेंबर्स यहाँ पे कंटेस्ट करेंगे। ऑब्वियस है, सबकी अपने अपने एक्सपीरियंस होती है कि भाई हम भी यहाँ पे कोई ना कोई गांव की कमेटी के अंदर सदस्य बने, जो इरिगेशन के रूप में, रेवेन्यू के रूप में, एग्रीकल्चर के रूप में, विलेज के मैनेजमेंट के रूप में, गांव के अंदर और भी संचालन करना होता है, उसके रूप में हमारा भी दबदबा बना है, हम भी प्रधान बने सर। ठीक है, हम भी सचिव जी जैसा अपना दबदबा बनाए सर। ठीक है, उसमें सबको मौका नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि इसकी व्यवस्था ही ऐसी आपको देखने को मिलती है। क्या था कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नाम कंटेस्ट के रूप में नहीं डाल सकता था, उसकी एक मिनिमम एज होती है। ये एज के साथ साथ हमें ये भी चीज देखने को मिल जाती है कि उसका एक क्राइटेरिया था। क्राइटेरिया के अंदर ये कहा जाता था कि यू हैव टू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर क्लास, you have to get the education, you need to pay taxes, you should own certain property as well. Once you have become a member, you cannot continue as a member for the next term, at least for the next term आपको एक कूलिंग पीरियड मिलेगा। और अगर आप कहीं भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े गए, या आपका कोई रिश्तेदार है जो बेनामी संपत्ति के साथ गांव में रह रहा है, तो वी विल फाइंड कि आपको ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो जितने लोग इसमें से फिल्टर होके आएंगे उनके नाम पर्चे में डाले जाएंगे, और हर एक वार्ड से एक एक सदस्य का नाम निकाला जाएगा। अब जैसे इस पर्चे में एक वार्ड में 25 लोगों ने नाम भरा है, पर एक छोटू को बुला दिया जाएगा, गांव के चुंगू मुंगू को बुला दिया जाएगा। चुंगू मुंगू को कहा जाएगा कि बेटा इसमें से एक कागज निकाल के, उसमें से कागज मतलब उस टाइम पे पत्ते हुआ करते थे, ये 10th सेंचुरी में भारत में अभी कागज नहीं आया था, पर लीफ हुआ करते थे, लीफ के ऊपर लिखते थे। राइट, तो लीफ में से उसमें से कोई एक लीव निकाला जाएगा रैंडमली, और उसमें जिसका नाम आएगा वो व्यक्ति 3 साल तक मेंबर रहेगा सर। ठीक है, तो इस तरह से ये कुडुवलाई सिस्टम है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको देखने को मिल जाती है, और पाम लीफ के ऊपर लिख के आपको यहाँ से मिल जाएगा, जहाँ एक गांव का जो चुंगू मुंगू होगा उसको एक कमेटी के अंदर सदस्य बनाने का मौका मिलेगा। पब्लिक व्यू में ये पूरा का पूरा ड्रॉ होगा सर। मतलब ऐसा नहीं होगा कि खुफिया तरीके से किसी का नाम निकाल दिया और फिर भेदभाव हो गया, पक्षापक्ष हो गया, वैसा कुछ नहीं चलता है सर। ठीक है, इसको कुडुवलाई क्यों कहते हैं? क्योंकि कुडम का मतलब होता है पॉट, वलाई का मतलब होता है पाम लीफ सर। ठीक है, तो सभा मेंबर बनने के लिए आप कुडुवलाई सिस्टम के थ्रू इलेक्ट हो सकते थे। प्रॉब्लम ये था कि इसमें क्राइटेरिया थे। क्राइटेरिया क्या थे? कि भाई उत्तरामेरू इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि आपके पास विजडम होनी चाहिए, आपका खुद का घर होना चाहिए, 35 से 70 साल की उम्र होनी चाहिए, वेदों का नॉलेज होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज होना चाहिए, और पिछले 3 साल में अगर आप एक बार मेंबर रह चुके हो तो दूसरी बार आपको मौका नहीं मिलेगा। मतलब रोटेशन होता रहेगा, एक व्यक्ति एक ही बार तक मेंबर बन सकता है, मल्टीपल टाइम नहीं बनेगा। ये इनडायरेक्टली यहाँ पे प्रीच किया गया था सर। ठीक है, बाकी चोलास में ये परंटक वन का है, और इसके बेसिस के ऊपर बहुत लोगों ने कहा है कि अंग्रेजों ने तो मैग्ना कार्टा दिया सर। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या दिया? मैग्ना कार्टा दिया। मैग्ना कार्टा से भी 300 साल पहले चोलास जो थे वो 10th सेंचुरी के अंदर इस तरह की पॉलिटिकल सिस्टम चलाते थे, और इसमें जो विलेजेस की फंक्शनिंग और ऑटोनोमस कार्य था वो बड़ा सिग्निफिकेंट आपको यहाँ से देखने को मिलता रहेगा। राइट, ओके, तो हम लोग को क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि कैसे यहाँ पे डेवलपमेंट रहा है, किस बेसिस के ऊपर से डेवलपमेंट रहा है। हमें ये भी पता चलता रहेगा कि ये जो द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आपको मिलता रहता है ये चोलास के द्वारा ही बना। बाकी चोलास ने विल सी की ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स बनाए, भरतनाट्यम जैसे इंस्टीट्यूशंस या डांस जो है उसको पेट्रोनेट दिया अपने टेम्पल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, तमिल लिटरेचर का भी डेवलपमेंट कराया है, और भी चीजें आपको मिलेगी, इनके ऊपर आगे डिस्कस करेंगे सर। ठीक है, चोलास की एक्सपेंशन आप सबको पता ही होगी, आज के दक्षिण पूर्वी एशिया में थी, और राजेंद्र तो कदरम
यानी कि आज के जो सुमात्रा और जावा वाले टापू से वहां तक हमें ये पता चलता है कि अपना दबदबा एस्टेब्लिश कर चुके थे। ये राजेंद्र ही थे जिन्होंने वी विल सी कि ये पाल डायनेस्टी के राजाओं को भी पिटाई की थी जो बंगाल में हुआ करते थे, और राजेंद्र के कार्यकाल में जो चोलास थे वो बे ऑफ बंगाल के ऊपर राज किया करते थे। तो ऐसा कहते हैं कि बे ऑफ बंगाल वाज जस्ट लाइक अ लेक फॉर द चोलास, इतने पावरफुल हो गए थे जहां नौसेना की मदद से इन्होंने काफी बड़ा साम्राज्य क्रिएट भी किया था सर। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर चोलाज एक न्यूज में थे। दूसरा तमिलनाडु के अंदर बड़ा सिग्निफिकेंस है वो है केलाड़ी का। अब आप पूछोगे ये केलाड़ी केलाड़ी क्या है सर? ठीक है, तो ये देखो मैं पिछले 2 साल से करंट अफेयर्स में करा रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ सर। ठीक है, आपको मेरी पेस थोड़ी फास्ट लग रही होगी क्योंकि ये टॉपिक ऐसे है जो कंटिन्यूसली हम लोग चर्चा में लेते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार ले रहे हैं, वी आर जस्ट डिस्कसिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम अराउंड सर। ठीक है, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि भाई ये जो केलाड़ी करके जो जगह है इसकी क्या इंपॉर्टेंस मिलेगी एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस एंड अंडरस्टैंडिंग टू इट, उसको अब समझने की कोशिश करते हैं। राइट, ओके। अब देखिए कि केलाड़ी करके एक जगह है जिसमें 2016-17 के अंदर एक्सकेवेशन होना शुरू हुआ था। ये एक्सकेवेशन कहां पे हुआ था? तमिलनाडु में। कहां पे है तब ये केलाड़ी? इट इज लोकेटेड ऑन द वगाई रिवर। वगाई करके एक नदी है, मदुरई के पास है। मदुरई से 10-15 किलोमीटर आपको देखने को मिलती रहेगी। अब मजे की बात हुई कि जब एक्सकेवेशन हुआ तो एक्सकेवेशन को इन बिटवीन स्टॉप कर दिया गया। क्यों स्टॉप कर दिया गया? कि भाई रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर थी। उसका जो एक्सकेवेशन के जो मुखिया हुआ करते थे, जो डायरेक्टर हुआ करते थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, सुपरिटेंडेंट थे, सॉरी माय बैड सर। ठीक है, उनका नाम था अमरंथ रामकृष्णा, उनका ट्रांसफर हो गया। अब जब ये एक्सकेवेशन हुआ उस टाइम पे नई नई फाइंडिंग्स आनी शुरू हो गई। पता चला कि केलाड़ी करके जो जगह है वो 6th सेंचुरी या 8th सेंचुरी बीसी के आसपास की होगी। मतलब ये आप देखिए कि हमने ये एज्यूम किया है, या अभी तक हमने इतिहास में ये समझा था कि तमिलनाडु की जो इतिहास है वो संगम एज से शुरू होती है, या मेगालिथिक पीरियड में शुरू हुई थी, पर प्रॉपर शुरू हुई थी संगम एज में। संगम एज कौन सा है? इट इज अराउंड 3rd सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड्स, राइट, कि 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास संगम एज का डेवलपमेंट हुआ। अगर केलाड़ी 6th सेंचुरी या 7th या 8th सेंचुरी बीसी के आसपास एक डिस्कवरी के रूप में मानी गई है, मतलब ये मानते हैं कि 7th 8th सेंचुरी के आसपास केलाड़ी नाम की जगह के अंदर जहां अर्बनाइजेशन मिला है, एक प्रॉपर टाउन मिला है, एक प्रॉपर प्लानिंग सिस्टम मिल चुकी है, जिसके एक्सकेवेशन के अंदर ये भी पता चलता है कि ये केलाड़ी के अंदर रहने वाले जो लोग थे वो व्यापार करते थे, दे वर आल्सो ट्रेडिंग अराउंड एज वेल सर। ठीक है, तो किजाड़ी या केलाड़ी इसको तमिल लैंग्वेज के अंदर भी कहते हैं। तो ये साइट बहुत ही हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस मार्क करती है क्योंकि यहां से बहुत सारी चीजें निकल के आई। अब दिक्कत क्या होगी कि अचानक से ही इनके वो जो हुआ करते थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट है अमरंथ रामकृष्ण साहब, उनकी ट्रांसफर हो जाती है। ट्रांसफर हो गई तो हंगामा हो गया, पर तमिलनाडु की सरकार ने कहा झुकेगा नहीं मैं, है ना, मैं अपने हिसाब से काम करेंगे। तमिलनाडु का जो आर्कियोलॉजिकल स्टेट डिपार्टमेंट है उसने अपना काम काज चालू रखा। बाद में एक कोर्ट मॉनिटर कमेटी बनाई जाती है, उसने कहा कि भाई इसका रिपोर्ट दो कि क्या चल रहा है। रिपोर्ट के अंदर भी ये चीज क्लियर होके आई। अब दिक्कत इसके ऊपर ये चल गई है कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि हिस्ट्री में पॉलिटिजाइजेशन हो गया। क्यों पॉलिटिजाइजेशन हो गया? क्योंकि ये माना गया कि भाई देखो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। अगर किलाड़ी साइट के रूप में वो प्रीडेट करती है संगम एज को, संगम, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि तमिल हिस्ट्री की शुरुआत ही संगम एज से हुई, क्योंकि संगम एज से पहले का अगर आप इतिहास देखोगे तो मेगालिथिक पीरियड था। मेगालिथिक पीरियड कब आया था? 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी के आसपास उसका डेवलपमेंट है, पर वो तो एक छोटे आयरन एज कल्चर के रूप में था, उसमें तो ज्यादा आपको विलसी की हिस्टोरिकल प्रोग्रेस नहीं मिला। पर अगर ये किजाड़ी या किलाड़ी करके जो साइट है निकल के आ सकती है 6th सेंचुरी के आसपास, मतलब जब नॉर्थ इंडिया में बुद्धिज्म ग्रो कर रहा था, जब नॉर्थ इंडिया के अंदर सेकेंड अर्बनाइजेशन का दौर शुरू हो रहा था, जब लेटर वैदिक पीरियड से आप महाजनपद की तरफ जा रहे थे, उस दौर के अंदर किजाड़ी जैसी साइट्स के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, एंड दैट शोज अ वेरी डिफरेंट जॉनरे, राइट। वो तो कुछ और ही चीजों को दर्शा रही है। तो शायद इसी के बेसिस के ऊपर से, इसी के ही आधार के ऊपर से वी विल कम टू नो कि यहाँ पे ये कहा गया कि भाई देखो ये तो 6th सेंचुरी बीसी के आसपास की है, साउथ इंडिया के अंदर अर्ली अर्बनाइजेशन को दर्शाता है, और ट्रेडिशनल थियरी ये कहती थी कि तमिलनाडु का इतिहास जो है, अर्बनाइजेशन का इतिहास है, वो तो संगम एज से शुरू होता है, जो 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास शुरू हुई थी और बाद में निकल के आई है सर। ठीक है, तो किलाड़ी की इस तरह से इंपॉर्टेंस हुई है, काफी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हुई है। किलाड़ी को मदुरई कांजी नाम की बुक है उसमें भी मेंशन किया गया है। मदुरई कांजी किसने लिखी थी? तो मनगुड़ी मरुदम के द्वारा आपको देखने को मिल जाएगी, एंड विल फाइंड कि वो मदुरई की विक्ट्री के ऊपर से आपको मिलती रहती है, राइट, ओके। तो ऐसा कहते हैं कि संगमेश हैज बीन पुश्ड टू 800 बीसी अराउंड। व्हाई?
बिकॉज द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स दैट हैव बीन फाउंड ऑन द वगाई रिवर, इसको वगाई वैली सिविलाइजेशन के रूप में कहते हैं। तो जो संगमेज का टाइम पीरियड है उसने पूरा का पूरा काउंटर कर दिया, एक नई टाइमलाइन निकल के आएगी, उसको वगाई वैली सिविलाइजेशन के रूप में कहते हैं। तमिल स्क्रिप्ट आपको इंस्क्राइब होती हुई देखने को मिल जाएगी इसके अंदर, और बहुत सारे आर्टिफैक्ट मिले। आप देखिए इतने अलग अलग प्रकार के आर्टिफैक्ट मिले, बुल का स्केलेटन मिला है, आप देखने की कोशिश करोगे एक बोन की वस्तुएं मिली हुई है सर, ठीक है। फिर गोल्डन स्लिप वेयर पॉटरी आपको देखने को मिल जाएगी, और भी आर्टिफैक्ट्स आपको यहाँ से मिलेंगे, लग्जरी आइटम्स आपको देखने को मिल जाएगी। सो यू विल फाइंड सो मेनी आइटम्स दैट आर फाउंड ओवर हियर दैट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ केलाड़ी एज अ प्लेस एज वेल सर, ठीक है। तो हमें इसके बारे में ध्यान रखना है, आपको सवाल पूछने की शक्यता रहेगी। और क्या मिला है केलाड़ी के अंदर, आप देखिए कि वीविंग इंडस्ट्री मिल चुकी है, ट्रेड एंड कॉमर्स मिल चुका है, मैंने बताया ब्रिक्स के हाउसेस मिल चुके हैं। अब देखो ब्रिक्स के हाउसेस के लिए ऐसा मानते हैं कि बिग ब्रिक्स सबसे पहले हड़प्पन्स ने यूज की थी, राइट, ओके। अब हड़प्पन्स के बाद इमीडिएटली आपको वैदिक एरा के अंदर तो कुछ मिला नहीं है, पर यहां से आपको निकल के आए तो बहुत सारी चीजें हम लोग इसके अंदर से लिंक कर सकते हैं। संगम एज की साइट के रूप में इसको आइडेंटिफाई करेंगे। 120 से ज्यादा तमिल ब्रह्म स्क्रिप्ट मिली है जिसमें नाम भी मिले हैं, आथान, उथिरान, थीसान सर, ठीक है। और बहुत लोगों का ये मानना है कि इसमें सिंबल्स जो मिले हैं दे आर वेरी सिमिलर टू इंडस सिविलाइजेशन सर, ठीक है। मतलब ये कहीं ना कहीं इंडस के साथ, जो लेटर इंडस की जो साइटें हुआ करती थी उसके साथ, ट्रेड एंड कॉमर्स के साथ कहीं कनेक्टेड थे, तो ये भी कहा गया है। बट ओवरऑल ये कहते हैं कि तमिलनाडु की इतिहास को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज प्रीडेटिंग दी अर्बन सिविलाइजेशन एज वेल सर, ठीक है। एंड विल फाइंड कि 2017 के बाद इसको थोड़ा स्टॉप कर दिया था और उसके बाद वो ट्रांसफर हो गई, और अभी कोर्ट को कंटेक्स्ट में ये चीजें चल रही है, तो हम लोग को इसकी क्लैरिटी हो जानी चाहिए, राइट, ओके। अच्छा, इसके सिवाय करंट अफेयर्स के केस के अंदर ही अगर आप देख लोगे तो आपको यहाँ से और भी 2-3 चीजें आपको मिल जाएगी। जैसे आपको यूनेस्को काफी चर्चा के अंदर चल रहा है, 2 मिनट यूनेस्को के ऊपर डिस्कस कर देते हैं, फिर आगे चलेंगे सर, ठीक है। तो एक ओवरव्यू थीम के रूप में देखते हैं, तो यूनेस्को की इंपॉर्टेंस क्यों है, तो यूनेस्को की इंपॉर्टेंस आपको इस तरह से देखने को मिल जाती है, वो है इंक्लूजन ऑफ मराठा फोर्ट्स इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब मैंने जब पिछले साल करंट अफेयर्स लिया था तो उसमें ये टॉपिक कराया था, उसमें नॉमिनेट किया गया था। नॉमिनेट करने का मतलब ये होता है कि यूनेस्को के द्वारा हमारे जो मराठा स्टेट के द्वारा या मराठा राजाओं के द्वारा वी विल फाइंड कि जिस तरह से ये फोर्ट्स बने हैं, ये फोर्ट्स को इन्होंने उसको प्रोटेक्ट किया है, कंजर्व किया है, और उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसको पहले नॉमिनेट किया गया था, आज अभी कंफर्म हो गया है सर, ठीक है। तो पिछले साल मतलब 2025 में ही पेरिस के अंदर ये एक मीटिंग हुई थी वर्ल्ड हेरिटेज जो कॉन्फ्रेंस के रूप में सर, ठीक है। और इंडिया की नेक्स्ट 44 नंबर की साइट के रूप में इसको कंसीडर कर दिया गया है। आज की तारीख में इंडिया में अभी आप देखने की कोशिश करोगे तो ऑलमोस्ट 44 के आसपास साइट्स हो गई है। लास्ट 2024 में आसाम में मोइडम हुआ करते हैं, उसकी एक अलग प्रकार की बरियल प्लेसेस है, उसको लास्ट ईयर की करंट अफेयर्स में कवर किया था। उसके साथ ये मराठास को भी, फोर्ट्स को भी कवर किया था, उसके कंटेक्स्ट में है सर, ठीक है। अब ये मराठा फोर्ट किसके समय पे बने हैं, तो आप सबको पता होगा कि शिवाजी महाराज के टाइम पे आपको ये फोर्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि मराठा स्टेट का जो फाउंडेशन है उनके समय पे हुआ, और उन्होंने लगभग 200 से ज्यादा फोर्ट्स बनाए हैं, मतलब उस दौर के अंदर मराठास में सर, ठीक है। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इनमें से 12 फोर्ट्स ऐसे है, मोटे मोटे तौर के ऊपर ज्यादातर फोर्ट्स महाराष्ट्र के अंदर है, दे आर बेस्ड इन महाराष्ट्र। वन ऑफ देम इज इन तमिलनाडु, जिंजी के अंदर आपको देखने को मिलता है, जिनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इंक्लूजन किया है। टोटल 12 फोर्ट्स आर देयर, है ना, जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में वर्ल्ड हेरिटेज कॉन्फ्रेंस के अंदर इनको रिकॉग्निशन मिला है सर, ठीक है। तो 17 और 19वीं शताब्दी के बीच में है, याद रखना, दे आर लोकेटेड इन सह्याद्री माउंटेन्स, डेक्कन प्लेटू एंड ईस्टर्न घाट्स, बिकॉज जिंजी जो है वो ईस्टर्न घाट के अंदर आपको मिलेगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में याद रखना कि इसमें 11 महाराष्ट्र में है, एक तमिलनाडु के अंदर भी है। क्यों, क्योंकि मराठा स्टेट जो है अपना जो एक्सपांशन है तमिलनाडु तक भी किया था। मैं आपको शिवाजी महाराज के बारे में अभी तो ज्यादा नहीं जा रहा हूं, पर अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे तो ये जो पूरा का पूरा आपको आर्क देखने को मिल रहा है, दिस इज द स्टेट ऑफ द मराठास, ओके। उसमें जिंजी यहाँ पे आया है, जिंजी के नीचे आपको तांजोर मिलता है, वो तांजोर जहां एक टाइम के ऊपर चोलाज रूल किया करते थे, दिस इज एक्चुअली द तांजोर रीजन सर, ठीक है। तो वो तांजोर जहां पे एक टाइम के ऊपर चोलाज रूल किया करते थे, अब हमें देखने को मिलेगा कि वहां पे बाद में मतलब 19th सेंचुरी के या 18th सेंचुरी के ट्रांजिशन के अंदर विल सी कि द मराठास जो है उनका भी दबदबा आपको मिलता रहेगा, राइट, ओके। तो 17th एंड 18th सेंचुरी के ट्रांजिशन के अंदर मराठास का बहुत ही दबदबा आपको यहाँ पे मिलता है, और उनके द्वारा यहाँ पे सैकड़ों फोर्ट्स बनाए गए थे, राइट। अब मुद्दे की बात ये नहीं है, हमारे लिए मुद्दे की बात ये आपको देखने को मिल जाती है कि कौन से 12 फोर्ट्स है। तो देखिए इनमें से कुछ फोर्ट्स हिल फोर्ट्स है, कुछ प्लेटू और हिल के ऊपर है, कुछ कोस्टल है, और कुछ आइलैंड है। आइलैंड मतलब एक तरह से देखने की कोशिश करोगे तो टापू की पोजीशन के ऊपर आपको मिल जाएंगे, राइट। तो विजयदुर्ग कोस्टल फोर्ट है,
हिल फोर्ट में सलहेर, शिवनेरी, लोहगढ़, रायगढ़, राजगढ़ और जिंजी। जिंजी मैंने बताया कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर। बाकी सबके सब महाराष्ट्र के अंदर ही मिलते रहते हैं सर, ठीक है। कंडेरी, सुमनदुर्ग, सिंधुदुर्ग जो एक आइलैंड फोर्ट के रूप में इनको क्लासिफिकेशन मिला हुआ है। एंड विल फाइंड कि ये कल्चरल कैटेगरी में है। किसके अंदर है सर, ठीक है, कल्चरल कैपिटल, सांस्कृतिक रूप में इनको यूनेस्को ने स्टेटस दिया हुआ है, राइट, ओके। तो ये फोर्ट्स एक तरह से स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। और मराठा मुगलों की जब कॉन्फ्लिक्ट हुई, या मराठा और दक्खन के जो शाही स्टेट्स हुआ करते थे, सुल्तनत स्टेट्स हुआ करते थे, उन लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुई, उनको कहीं ना कहीं हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि काउंटर करने के लिए इस फोर्ट्स ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले भी किया था, राइट, ओके। तो ये 12 फोर्ट्स है, इनको अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस दे दिया गया है। महाराष्ट्र में मल्टीपल साइट्स है, आप सबको पता ही होगा कि अजंता की केव्स है, इलोरा की केव्स है, एलिफेंटा की केव्स है, छत्रपति शिवाजी महाराज का टर्मिनस है, सीएसटी टर्मिनस, जो वीटी विक्टोरिया टर्मिनस के रूप में रेलवे स्टेशन था सर, ठीक है, उसको अंग्रेजों ने के समय का बनाया हुआ था सर, ठीक है, उसको भी स्टेटस दिया गया है। उसके सिवाय बॉम्बे के अंदर, मुंबई सिटी के अंदर ही विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको असेंबल्स है, जो पोर्चुगीज और अंग्रेज समय के, मोस्ट प्रोबेबली अंग्रेज समय के जो आर्किटेक्चर था वो भी आपको मिलता है। तो महाराष्ट्र हैज ऑलमोस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ साइट्स इन इंडिया सर। आप पकड़ के चलो 44 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज ये दिए गए हैं, क्या कह सकते हैं कि भारत में साइट्स है, उसमें से महाराष्ट्र के अंदर अकेले ही आप समझ सकते हो कि 6-7 साइट है सर, ठीक है। एंड विद द मराठा फोर्ट 7 नंबर की साइट्स हो जाएगी, राइट, ओके। इसमें अगर आप प्लस ऐड करोगे तो विद द फोर्ट्स ऑफ द मराठास, ओके ना, जो मराठा राजाओं के द्वारा और शिवाजी महाराज के समय का जो बनाया हुआ था, दैट हाईलाइट्स कि भाई इसके अंदर अब संख्या और बढ़ गई है, राइट, ओके। तो आपको 3-4 स्टेट पूछ सकता है और उसमें से आपको निकाल सकता है कि भाई कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा थे, तो वो भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। तो पहली बात आपको मिलेगी। इनफैक्ट इसके ऊपर से यूपीएससी ने सीएपीएफ में सवाल भी पूछ दिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड बाय शिवाजी सर, ठीक है ना। तो वैसे भी सवाल आपको पूछे गए हैं। इंटरेस्टिंगली अगर आप इतिहास के केस में ही आगे देखने की कोशिश करते हो, तो इसमें आपको यूनेस्को के कंटेक्स्ट में एक और अपडेट मिला है। और क्या अपडेट मिला है यूनेस्को के कंटेक्स्ट में, तो वो मिला है प्लेसेस इन न्यूज, ओके। अब यूनेस्को जैसे वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस देता है, वैसे यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज का भी नेटवर्क देता है। क्रिएटिव सिटीज बेसिकली ऐसे सिटीज है जो लिटरेचर, फोक आर्ट, मीडिया आर्ट सबके लिए जाने जाते हैं, राइट, ओके। खाने पीने की वस्तुओं के लिए, तो उसके अंदर से कोई अच्छी सराहना होती है, तो उसके लिए यूनेस्को एक और स्टेटस देता है जिसे हम लोग कहते हैं क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। हेरिटेज सिटी नहीं, देखो हेरिटेज सिटी के रूप में भी दूसरे शहर आपको मिलेंगे सर, ठीक है ना, बट विल फाइंड कि ये है क्रिएटिव सिटीज, तो इनको क्रिएटिव स्टेटस के लिए कंसीडर किया गया है। अब इंटरेस्टिंग कहानी क्या है कि इसके अंदर यूनेस्को ने 2004 में, वी विल कम टू नो, कि मोर एंड मोर नंबर ऑफ सिटीज को प्रमोट करने की शुरुआत की। ऐसे शहर जिनके अंदर क्रिएटिविटी है, गैस्ट्रोनॉमी है, खाने पीने की वस्तु होगी, लिटरेचर है, म्यूजिक है, इन सब के कंटेक्स्ट में, राइट, ओके। अब इसी के एक्सटेंशन में भारत में मल्टीपल शहरों को इन्होंने स्टेटस दिया हुआ था सर, ठीक है। जयपुर को, वाराणसी, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, श्रीनगर, ग्वालियर और कोझिकोड, है ना, इनको 2024 में दिया था, पिछले साल। 2025 में अगर आप देखने की कोशिश करोगे, इन 2025 अगर यूनेस्को के कंटेक्स्ट में देखने की कोशिश करो, यू ट्राई टू सी फ्रॉम द यूनेस्को कंटेक्स्ट अराउंड, ओके। सो इन 2025 अभी लखनऊ को भी इन्होंने क्रिएटिव सिटी का दर्जा दिया हुआ है। क्यों दिया है? गैस्ट्रोनॉमी के केस में। गैस्ट्रोनॉमी मतलब लखनऊ का खाना पीना आप सबको पता है कि बहुत लजीज है सर, ठीक है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन इसको वी विल सी कि यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी का भी दर्जा दिया गया है। तो हमेशा से याद रखिएगा कि अंडर द क्रिएटिव सिटी एक तो लखनऊ आ जाएगा, दूसरा मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कोझिकोड है, ग्वालियर है। अच्छा, कोझिकोड को किसके लिए दिया गया? लिटरेचर के लिए, एकमात्र शहर है लिटरेचर के लिए, राइट, ओके। इसमें नौवा सिटी ऐड कर सकते हो लखनऊ के रूप में सर, ठीक है, जहां से मुझे लग रहा है कि सवाल पूछने की शक्यता रहेगी सर, ठीक है। तो एक ये कंटेक्स्ट है, यूनेस्को के बैकग्राउंड के अंदर आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसके सिवाय अगर आप यूनेस्को के ऊपर ही चले जाते हो, क्योंकि इसमें तो और भी बहुत सारी फैक्ट्स हमने इंक्लूड की है, मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, पर यूनेस्को के कंटेक्स्ट में ही अगर आप जाना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो जंप टू यूनेस्को फर्दर रिकॉग्निशन सर, ठीक है। एंड इंटरेस्टिंगली जब हम लोग यूनेस्को के कंटेक्स्ट में ही देख रहे हैं, तो एक ही मिनट, अपन थोड़े ऊपर चले जाते हैं। MOW रजिस्टर आप लिख सकते हो, MOW रजिस्टर यूनेस्को का ही है सर, ठीक है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वहां से मुझे लग रहा है कि सवाल पूछने की शक्यता रहेगी, उसके ऊपर एक 10 मिनट चर्चा कर देते हैं, देन वी कैन प्रोसीड फर्दर एज वेल। और फिर समय मिला तो हम लोग इसके ऊपर और भी डिस्कशंस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लासेस ऑनवर्ड्स अराउंड एज वेल सर, ठीक है। जस्ट सेकेंड, कहाँ गया? यूनेस्को की जो रिकग्निशन के कंटेक्स्ट में है, MOW रजिस्टर के रूप में
आपको यहाँ आगे दिया गया है। खैर चलिए, लेट्स कम बैक टू। खैर मैं आपको इसके कंटेक्स्ट में ही बता देता हूँ कि यूनेस्को के कंटेक्स्ट में हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है। तो देखिए, यूनेस्को के कंटेक्स्ट में एक और चीज हमें याद रखनी है जो हमें अपने कंटेक्स्ट के अंदर ऐड कर देनी है, वो है यूनेस्को का MOW रजिस्टर। अब आप पूछोगे कि ये क्या है MOW रजिस्टर। देखिए 1994 के अंदर यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ वर्ल्ड नाम की, सर ठीक है ना, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड नाम का एक रजिस्टर पब्लिश किया था, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट ऑडियोस है, ऑडियो का मतलब होता है कि विल सी की जो म्यूजिकल ट्रेडिशंस है या वैसे कोई ट्रेडिशन है जो लिखने के बेसिस के ऊपर से निकल के आया है, उसको कंपोज किया जाए, उसको सेफगार्ड किया जाए, राइट। और इसी के एक्सटेंशन के अंदर हमें यह पता चलता है कि यूनेस्को के द्वारा वी विल कम टू नो कि भगवत गीता सर ठीक है, और भगवत गीता के साथ साथ वी विल ऑल्सो फाइंड कि जो नाट्य शास्त्र है, इन दोनों टेक्स्ट को यूनेस्को ने वी विल सी कि हमारे यहाँ जो MOW रजिस्टर है, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर है, उसके अंदर इन्वॉल्व किया। अब इसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्यों है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंस आपको इस तरह से देखने को मिल जाती है कि बोथ दिस बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। भगवत गीता क्यों, क्योंकि वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई है, लगभग 30,000 से ज्यादा श्लोक आपको मिलते हैं, अलग अलग पर्व के अंदर आपको मिलता रहेगा, राइट। ओके, वी विल ऑल्सो फाइंड कि जो इसके जो चैप्टर्स है और लेसन्स की कहानी है, इसके अंदर आपको कृष्ण और अर्जुन के बीच में भी एक तरह से हम लोग कहेंगे कि जो संवाद था वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, सर ठीक है। वी विल ऑल्सो फाइंड कि जो यूनेस्को ने इसको मान्यता दी है, ये ट्रेडिशन और कंजर्वेशन का रिकग्निशन के रूप में भी कंसीडर किया गया है, राइट। दूसरा आपको नाट्यशास्त्र मिलता है। नाट्यशास्त्र आप सबको पता होगा कि ऐसी टेक्स्ट बुक के रूप में है जो वी विल सी कि भरत मुनि के द्वारा लिखी गई थी, समवेयर पोस्ट मॉडर्न पीरियड के अंदर आपको मिल जाता है। इट वाज कंपोज्ड इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, समवेयर इन द ट्रांजिशन, हम लोग याद कर सकते हैं इन बिटवीन द ट्रांजिशन ऑफ पोस्ट मॉडर्न इंडिया, 2nd सेंचुरी BC के आसपास, ठीक है, और प्री गुप्ता मतलब 2nd सेंचुरी BC से लेके 2nd सेंचुरी CE के बीच में होगी। इट इज अ ट्रीटीज बुक ऑन डांस, ड्रामा, म्यूजिक, थिएटर, आर्ट एंड क्राफ्ट, इंक्लूडिंग कॉस्ट्यूम, इंक्लूडिंग द इमोशंस एज वेल। कैसे आपको इमोशंस के रूप में उसको अपने आप को रस के रूप में, इमोशंस के रूप में दिखाना है, क्योंकि ये बेसिकली धर्म यानी कि जो नॉलेज हुआ करता था उसका एक कंपोजिशन है, म्यूजिकल कंपोजिशन है, ड्रामा का कंपोजिशन है। ऐसा मानते हैं कि भरत मुनि जी को आदेश दिया गया था, किसके द्वारा, भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, सर ठीक है, ब्रह्मा जी के द्वारा एक तरह से, जहां भरत मुनि जी को कहा जाता है कि भाई आप नाट्यशास्त्र का कंपोजिशन कीजिए, और ब्रह्मा जी जो है वो बेसिकली नाट्य वेद लिखेंगे। नाट्य वेद इज एक्चुअली द कंपोजिशन ऑफ द 5th वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद से पाठ्य, संगीत, नृत्य और अभिनय ये चारों के चारों लिए जाते हैं, और उसके अंदर से वी विल फाइंड कि ये 5वां वेद नाट्य वेद लिखा गया और उसी की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर से नाट्यशास्त्र कंपोज किया गया, राइट। तो ये पूरी हिस्ट्री रही है, आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए। मेमोरी ऑफ वर्ल्ड यूनेस्को का एक रजिस्टर है, हमेशा से याद रखना। आपको वहां से पूछने की शक्यता रहेगी, वो स्लाइड्स थोड़ी आगे पीछे हो गई है तो अभी हमें दिख नहीं रही है, बट यहाँ कहीं पे ही न्यूज के अंदर था। खैर इसके सिवाय अगर आप इतिहास के अंदर ही उठाने की कोशिश कर रहे हो तो एक दो टॉपिक्स और भी देख लेते हैं, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। अब आप पूछोगे कि वंदे मातरम के ऊपर क्या हुआ, तो देखिए 1875 के अंदर वंदे मातरम विल्सी की कंपोज किया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, जिसके ऊपर अभी हाल ही में ही अगर आपने भारत का संसद का सत्र भी देखा होगा तो उसके अंदर भी चर्चा हुई थी, और बहुत लंबी गहरी चर्चा थी, ऑलमोस्ट 8-9 घंटे तक ये चर्चा चली है, सर ठीक है। तो बंकिम चटर्जी या बंकिम चट्टोपाध्याय साहब के द्वारा विल्सी की वंदे मातरम का कंपोजिशन हुआ था 1875 के अंदर। इसको विल्सी की फिर यूज किया गया था इन द बुक आनंद मठ, ठीक है। आनंद मठ उन्होंने सन्यासी रेबेलियन के ऊपर लिखी थी, ब्रिटिश के सामने जो भारतीयों ने पहला रेबेलियन किया था उसके कंटेक्स्ट में भी आपको मिलता है। बाद में ये स्लोगन बहुत ही सिग्निफिकेंटली यूज होना शुरू हुआ। अब चर्चा क्यों है, क्योंकि वंदे मातरम को छोटा कर दिया गया, शॉर्टन कर दिया गया, राइट, कि हम जो पहले दो उसके जो स्टांजास है उसी को ही हम लोग नेशनल सॉन्ग के रूप में कंसीडर करते हैं। वेरस वंदे मातरम का अगर आप इतिहास उठा के देखने की कोशिश करोगे तो यू विल फाइंड
कि वंदे मातरम बहुत ही लेंदी था, मतलब उसके और भी पैराग्राफ्स आपको मिल जाएंगे, पर उसके अंदर की जो कल्चरल जो फीलिंग्स थी उसको विल सी की शॉर्टन करने की कोशिश की गई। कहा गया कि भाई इसमें जो हिंदू रिलीजियन का जो टोन है वो बेसिकली एक न्यूट्रल करने के लिए, तो उसके ऊपर ही यही डिबेट हुई। डिबेट के अंदर यही हुआ गया कि भाई इसको क्या शॉर्टन करने की उतनी आवश्यकता थी, समय के साथ उसको विल सी के ओरिजिनल फॉर्म में रखा होता तो क्या फर्क पड़ता, राइट। ओके, तो याद रखिएगा कि उसके कंटेक्स्ट में आपको पूछा जा सकता है कि सन्यासी रिबेलियन को इन्होंने ग्लोरीफाई किया था आनंद मठ के अंदर, और ये बुक आनंद मठ 1882 के अंदर लिखी गई थी। इट वॉज बेस्ड ऑन द 1770 सन्यासी रेबेलियन, और बंकिम चंद्र चटर्जी ने विल सी की इसको बहुत पॉपुलराइज किया है। इसी के बेसिस के ऊपर से 1896 में कलकत्ता सेशन, याद रखना इट वॉज इन द कलकत्ता सेशन, ये विल सी की पॉपुलराइज किया गया। संस्कृताइज बंगाली में लिखा गया है नेशनल सॉन्ग के रूप में, तो हमने इसको बहुत बाद में स्वीकारा। ऑलमोस्ट 1937 में कांग्रेस ने जो है इसको नेशनल सॉन्ग के रूप में स्वीकारा, और ब्रिटिश के लिए बहुत बड़ी चैलेंज थी, क्योंकि ब्रिटिश के सामने हमारे लोग जो चैलेंज करते थे, उनको आंदोलन करते थे सर, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं एक सिंबल ऑफ रेजिलियंस के रूप में आपको मिलता रहेगा। भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर इसको नेशनल सॉन्ग के रूप में स्वीकार लिया गया 24 जनवरी 1950 के दिन। हमने कॉन्स्टिट्यूशन न किया उसके 2 दिन पहले तक सर, ठीक है ना। एंड विल फाइंड प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने इसका अनाउंस भी किया था। वंदे मातरम और वंदे मातरम और जनगणना को ऑलमोस्ट इक्वल स्टेटस भी दिया गया है, ऐसा विल सी की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहा। पर अगर आपको पता होगा डीपीएसपी हो गया हो या बाकी सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हो गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज भी हो गए हैं, उसमें यह कहा गया है कि टू चेरिश द वैल्यूज ऑफ द फ्रीडम एंड ऑल्सो फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करने की बात हो रही है। पर ये मन से ऑटोमेटिकली आप देखोगे तो निकल के आ ही जाएगा, राइट। ओके, तो इसके ऊपर काफी लोकसभा राज्यसभा के अंदर अभी विंटर सेशन के अंदर हीटेड एक्सचेंजेस हुए, डिस्कशंस हुई, और कहा गया कि भाई ये पूरा का पूरा वंदे मातरम पीछे वाला है वो कहाँ चला गया सर, ठीक है, क्योंकि हम तो इतना ही देखते हैं वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम सर, ठीक है ना, एंड देन वी विल फाइंड कि उसके बाद कंक्लूड कर देते हैं, पर नहीं भाई ये आगे वाला वंदे मातरम कहाँ है, उसके ऊपर अब कह रहे हैं कि उसको विल सी की देखा जाना चाहिए। खैर, इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है मुझे बताइएगा। बाकी इसके सिवा और भी करंट अफेयर्स के आपको न्यूज और पर्सनैलिटीज देखने को मिल जाएगी, जैसे अभी सारनाथ जो है उसको भी हमने यूनेस्को के अंदर नॉमिनेट किया हुआ है एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, तो भविष्य में आपको सारनाथ के ऊपर से भी सवाल आने की शक्यता है, राइट। ओके, इसके सिवाय अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो विजय दुर्ग करके हमारा जो फोर्ट विलियम है अंग्रेजों के समय का बना हुआ, उसको भारत सरकार ने विजय दुर्ग का स्टेटस दे दिया है, तो वहां से भी आपको सवाल आ सकता है सर, ठीक है। दूसरा, अगर आप पर्सनालिटीज के केस में क्वेश्चन उठा के देखने की कोशिश करोगे, यू ट्राई टू सी द क्वेश्चंस ऑन पर्सनालिटीज, तो मॉडर्न हिस्ट्री के साथ भी और भी पर्सनालिटीज जुड़ी हुई है। जैसे आपको एक पर्सनालिटी देखने को मिलते हैं सी शंकरन नायर, क्या नाम है, सी शंकरन नायर सर, ठीक है, उनके ऊपर से भी सवाल आने की शक्यता है। सी शंकरन नायर के ऊपर अभी मूवी आई थी, आपने केसरी 2 देखी होगी। केसरी 2 जो मूवी है इट इज बेस्ड ऑन सी शंकरन नायर सर, ठीक है ना, तो वहां से भी आपको क्वेश्चन पूछने की शक्यता रहेगी, बट उसके लिए मुझे लग रहा है कि वी शुड टेक वन मोर सेशन अराउंड इट, ओके ना, जब हम लोग करंट अफेयर्स को आगे के महीनों के अंदर कंटिन्यू करेंगे। बट ये सब इंपॉर्टेंट न्यूज थे जो मुझे लग रहा है कि अभी इस साल के लिए इंपॉर्टेंट थे। और भी न्यूज़ है, हिस्ट्री करंट अफेयर्स बड़ा वास्ट टॉपिक है, और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ज्वाइन करिए हमारे साथ अनअकैडमी, जहां हम लोग डिटेल के अंदर इन सब टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करते हैं। ये केसरी मूवी जो है ये बड़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि सी शंकरन नायर वो व्यक्ति हुआ करते थे जिन्होंने सरकार में से रेजिग्नेशन दे दिया था जब जलियांवाला केस हुआ, जलियांवाला बाग के अंदर जब फायरिंग किया गया जनरल डायर के द्वारा सर, ठीक है। तो दैट शोज हिज वी विल सी की जो भारतीयों के प्रति और इंडियन नेशनल मूवमेंट के प्रति उनकी जो अफेक्शन रही थी कि भाई इतने बड़े ओहदे के ऊपर रहने के बाद भी। और माइकल ओडवायर जो उस पीरियड के अंदर पंजाब के गवर्नर थे, उनके सामने केस भी किया था उन्होंने कि भाई आप ने गलत तरह से वी विल सी की हमें ब्लेम किया है। तो सी शंकरन नायर की हिस्ट्री रही है, उनके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। खैर, मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात ये है कि भाई आपको इसका जो PDF है मैं आपको दे दूंगा, इसमें और भी डिटेल्स है करंट अफेयर्स की, आप ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। और बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो ज्वाइन करिए ऑन अनअकैडमी। मैं हो सके तो इसकी कंटिन्यूटी आगे लेके आने की कोशिश करूंगा, जहां हम लोग इसमें से नेक्स्ट जो फर्दर सेशंस है उसमें करंट अफेयर्स की डिस्कशन जारी रखेंगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स क्रैक इट।